गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं वेद शुक्ला और आज आप हमारे साथ भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था विषय को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले कि बाकी चर्चाएं हम करें, कुछ बातें होंगी अनअकैडमी के बारे में। तो आओ सबसे पहले अनअकैडमी से परिचय प्राप्त करें। हम जिस प्लेटफॉर्म पर हैं वो अनअकैडमी, और हमारी खुशनसीबी है कि हम इस प्लेटफॉर्म पर हैं क्योंकि विगत वर्षों से लगातार अगर एक जैसा प्रदर्शन और प्रदर्शन में लगातार प्रखरता कहीं देखी जा रही है तो वो इसी प्लेटफॉर्म पर देखी जा रही है। और अनअकैडमी के खास करके यूपी एग्जाम फोकस जो है प्लेटफॉर्म पर, अब हम सब इस नियत और इस इरादे से हैं कि दिन ब दिन कुछ बेहतर करते जाएंगे और एक मानक स्थापित करेंगे। आइए बात करें अनअकैडमी के यूपी फोकस्ड एग्जाम और उससे रिलेटेड सुविधाओं की। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स, क्रैक ऑल यूपी एग्जाम्स विद अस, विद टॉप एजुकेटर्स, क्वालिटी कंटेंट, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स। बातें तो होती रहेंगी, अनअकैडमी के साथ वास्ता जुड़ ही गया है हमारा आपका, और हर अपने भविष्य को हम तक पहुंचाना चाहता है। तो हम उसकी बात करेंगे, उसके जरिए करेंगे। लेकिन फिलहाल कुछ बातें मेरे बारे में। शुरुआत यहीं से होनी चाहिए कि आप मुझे जान लें, मैं आपको जान लूं, एक दूसरे को जानकर ही ये बातें आगे बढ़ेंगी। दोस्तों, मैं ये बात बता दूं कि सबसे पहले मुझ में अपना दोस्त तलाश लीजिए, अपना भाई तलाश लीजिए। और अगर शिक्षक की आवश्यकता है तो वो आपको आपकी आवश्यकता से 1000 गुना ज्यादा मिल जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। मैं आपके साथ हमकदम बनकर हर कदम पर खड़ा रहूंगा। मैंने आज भी आपके जूते से अपने पैर नहीं निकाले हैं, यानी मैंने अपने अंदर एक प्रतियोगी को जिंदा रखा है। शहर इलाहाबाद था जब मैंने सपने लेकर के यहाँ से तैयारी शुरू की थी। यहीं से बीए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यहीं से प्री मेंस इंटरव्यू का सिलसिला चला। और फिर यहीं से अचानक एक दिन मेरे अंदर का शिक्षक भारी हो गया और प्रतियोगी दब गया। और फिर मैं सिविल सेवा की क्लासेस लेने लगा। एक लंबी यात्रा रही। इलाहाबाद से शुरू हुई। इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, पडरौना, सिवान, छपरा, पटना, मेरठ, शामली, मुखर्जी नगर, दिल्ली। एक लंबी यात्रा रही। और इस यात्रा में बहुत लोगों से मुलाकातें हुई, बहुत छात्रों से मुलाकातें हुई, उनके बड़े बड़े बैचेस से रूबरू हुआ। बस मन में एक मलाल रह जाता था कि क्लासेस के शेड्यूल की वजह से कभी यहाँ तो कभी वहाँ एक लंबे समय तक रुककर छात्रों से जुड़ना एक जगह मुनासिब नहीं हो पाया। वजह ये भी रही कि तमाम बैचेज और तमाम जगहों पर तो ये लगता रहा कि आखिर ऐसा कैसे हो कि हम सब एक साथ जुड़ सके। अगर मैं एक जगह बैठकर आपसे जुड़ना चाहूं तो कैसे जुड़ सकता हूं। और आज मैं थैंकफुल हूं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का कि इसकी बदौलत ये सब साबित हुआ, ये सब हो सका। आइए मेरे बारे में कुछ बातें हो जाए। मैं वेद शुक्ला। मेरी खूबी है कि मैं अपने लेक्चर को रिक्वायरमेंट के लिहाज से डिलीवर करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि कॉन्सेप्चुअली डिलीवर करूँ, एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रेटजी के साथ डिलीवर करूँ। हमेशा विगत वर्षों के पेपर के एनालिसिस के आधार पर ही अपने जो है सिलेबस को डिजाइन करता हूँ, प्रश्नों की भूमिका तय करता हूँ। ये सब करता रहा हूँ और करता रहूंगा। आप यकीन रखिए कि मेरा होना सिर्फ आपकी बदौलत है, तो मेरा हर कदम आपके लिए ही होगा। आई विल हेल्प स्टूडेंट्स अचीव देयर गोल्स। मुझे लगता है कि मैं एक हद तक इस विषय में कामयाब रहा हूँ। हालांकि ये यात्रा जारी है और दिन ब दिन इसमें कुछ नया करने की कोशिश भी जारी है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। ऑल अबाउट अन अकेडमी प्लेटफॉर्म। ये सारी बातें हो ही इस वजह से रही हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म पर हैं और एक दूसरे को सुन पा रहे हैं। आज आप जहां भी हैं अपनी सुविधा के लिहाज से अपनी कंफर्ट जोन में मुझे अपनी फिंगर टिप पर अगर सुन पा रहे हैं तो उसका पूरा क्रेडिट इस प्लेटफॉर्म को है। यकीन मानिए, पिछला कुछ वर्ष हम सब के लिए बहुत भारी रहा। कोविड-19 का एक व्यापक असर रहा और इस व्यापक असर के चलते जहां सब थम गया, रुकी रुकी सी रही जिंदगी, सपने तक थमते नजर आए। अगर कुछ नहीं रुका तो इस अनअकैडमी की यात्रा, और ये अपने ही मेयार तक से चलती रही। और उस वक्त में जब लोगों को अपने सपनों को अंजाम देने के लिए बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो गया था, पढ़ाई रुक गई थी, प्रिपरेशन रुक गई थी, कंपटीशन में वो पीछे छूटते नजर आ रहे थे, मोटिवेशन नहीं था, तो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने बहुत बेहतर किया। और शायद हम इस बात के लिए इसके शुक्रगुजार भी हैं और हम खुशनसीब भी हैं कि हम इससे जुड़ सकते हैं। तो क्रैक यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। Get plus subscription and access unlimited live and recorded courses from India's best educator. अगर आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से बेहतर और दूसरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इसलिए जितनी जल्दी हो सके प्लस सब्सक्रिप्शन लें और आपकी रीच लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस तक हो जाएंगी जो अनलिमिटेड है।
जिसका कहीं कोई और छोर नहीं है, जहां टॉप एजुकेटर्स बहुतायत मात्रा में विविध विषयों पर आपको जो है अपना ज्ञान और मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो उनका लाभ उठाएं और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर का सानिध्य महसूस करें। प्लीज गेट सब्सक्रिप्शन। आइए आगे चलते हैं। जब इतनी सारी बातें हो ही गई तो ये क्यों ना हो जाए कि आखिर इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर हम रजिस्टर कैसे होंगे, हाउ टू रजिस्टर फॉर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। चलिए देखते हैं। कोई खास कवायद नहीं करनी है आपको, तकनीकी युग है और इतना तो आप जानते ही हैं। दिन भर में पता नहीं कितने ऐप आप डाउनलोड करते हैं और शायद उन्हें जो है हटाते भी होंगे। आप अपने सपनों का भी एक ऐप डाउनलोड करिए जिसका नाम है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। ये आपके सफर में हम कदम होगा, आपके अपनों से किए गए वादों को साकार करने में आपका सहभागी होगा, आपके इरादों को साकार करने में सहभागी होगा। तो इसको डाउनलोड करने में आखिर हीला हवाली क्यों, सीधे जाइए गूगल प्ले स्टोर पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए और फिर उसके सब्सक्रिप्शन की तरफ बढ़ जाइए। आइए देखें क्या होगा। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे, खास करके यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी सब्सक्रिप्शन, क्योंकि मैं बात इसकी इसलिए बार बार करता हूं कि फिलहाल मैं आपसे इस प्लेटफॉर्म पर इन्हीं चीज़ों के लिए जुड़ा हूं। आप मेरे साथ इन्हीं कोर्सेज के लिए जुड़े हुए हैं। तो जब आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे तो आपके पास ऑप्शन होंगे 1 मंथ के, 3 मंथ्स के, 6 मंथ्स के, 12 मंथ्स के। फिलहाल मैं यहीं तक रोकूंगा, बाकी बातें आगे बढ़ाऊंगा। जब आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले रहे होते हैं तो आपसे चार्ज किया जाता है 1400 पर मंथ के हिसाब से। और जब आप 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले रहे होते हैं तब आपसे चार्ज किया जाता है 3500। मैंने कहा 1 मंथ का ले रहे हैं तो 1400 और 3 मंथ का ले रहे हैं तो 3500। कहाँ 1400, कहाँ 3500। अगर हम 1400 पर मंथ के हिसाब से देखें तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन होता है 4200 रुपए, यानी 4200, लेकिन आप 3500 पे कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि 1 महीने या पर मंथ वाले स्लॉट से हटकर जब आप 3 मंथ के स्लॉट पर गए तो आपको सीधे 17% ऑफ मिला। यानी आप लंबा समय रुकना चाहते हैं और 3 महीने तैयारी करना चाहते हैं तो आपको 17% ऑफ दे करके ना 4200 बल्कि 3500 मात्र पे करना होगा। जब आप 6 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पर जाते हैं तब यही ऑफ आपको 33% का हो जाता है और पे करना पड़ता है 5600 रुपए। और जब आप साल भर के सब्सक्रिप्शन पर जाते हैं 12 मंथ्स के, तब आपको 58% ऑफ मिलता है और पे करना पड़ता है 7000 रुपीज। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 मंथ 1400, सबसे कम पैसे यही लग रहे हैं, इसको करते हैं और इसको सब्सक्राइब करके आगे बढ़ते हैं। तो दोस्त ठहर जाओ, ये गलती है जो आप करने जा रहे हो। जितनी जल्दी हो सके इस बात का पता लग जाना चाहिए और इस विचार को यहीं पर रोक देना चाहिए। अगर 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन डेमो के लिए है, अगर 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन क्वालिटी और कंटेंट चेक करने के लिए है, ये जानने के लिए है कि आखिर आप अपने सपने किनसे जोड़ रहे हैं और अपने आपके सपने उनके हाथों में सुरक्षित रहेंगे या नहीं, तब तो ठीक है, तब तो ये सराहनीय है। लेकिन अगर 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए है, तैयारी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए है, तो फिर आप चूक रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना है, और ये जाहिर भी है, मेरा मानना क्या है, सच तो सच होता है, वो मैं मानूं या कोई और, बात तो एक ही रहेगी। 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ कोई तैयारी नहीं हो सकती। 1 टुकड़े टुकड़े में आज तक कोई तैयारी हुई भी नहीं। इसलिए हम 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन की बात ना करके हम अपने आप को वक्त देंगे, अपने सपनों को वक्त देंगे, ठहर कर तैयारी को आगे बढ़ाएंगे और फिर चलेंगे जो है आगे की तरफ। इसलिए कम से कम आपको मेरे लिहाज से 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। अगर आज आपका पहला दिन है, आप तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, तो यकीन मानिए सपना बड़ा है तो कुर्बानी भी बड़ी देनी पड़ेगी, धैर्य भी बड़ा रखना पड़ेगा और 1 साल कंटिन्यू सिस्टम से स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाकर मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आप साल भर जुड़ना होगा और साल भर आप अगर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जुड़ते हैं तो मैंने बताया कि अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस का, आपकी ज़रूरत आपकी फिंगर टिप पर। जो भी जानना चाहते हैं, जैसे भी जानना चाहते हैं, आपके डाउट्स जो है जिन विषयों पर है उनको बार बार देख सकते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने एक बार बता दिया और ऑन ऑफ हो गया, आप वो दोबारा नहीं मिलेगा, आपके मन के सवाल दब जाएंगे। नहीं साहब, आप बार बार देख सकते हैं, लाइव क्लासेस भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। जाहिर तौर पर मैंने जाना है विगत अध्यापन के विगत 15 वर्षों में मैंने ये देखा कि तमाम तरह के छात्र होते हैं, सबकी अपनी अपनी काबिलियत होती है। कुछ चीज़ों को आसानी से पकड़ लेते हैं और कुछ को वक्त देना पड़ता है, बस इतना ही फर्क है। पकड़ते दोनों हैं अगर विल पावर है तो।
सारा गेम विल पावर का है, खुद पर विश्वास और यकीन का है। तो जब कमजोर छात्र जो है जहां चूक जाते हैं वन टाइम क्लास में, वहीं उनके लिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक बड़ा रास्ता खोलता है, अवसर देता है कि वो जो है बार बार चीजों को सीखे, वक्त दें और चीजों को सीख करके वो भी रेस में लोगों के साथ आकर खड़े हों और अपने मंजिल तक पहुंचे। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो कम से कम 12 मंथ्स का लेंगे, और आप डिस्काउंट आप देख ही रहे हैं, 58% का डिस्काउंट मिलेगा। ये बातें हो गई मेरे बगैर। अगर आप सब्सक्रिप्शन का इरादा मेरे बगैर करते हैं तो ये सारे मार्ग आपके पास खुले हैं, अनअकैडमी ने आपको उपलब्ध कराए हैं। अगर यही सब्सक्रिप्शन आप मेरे साथ करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं मेरा रेफरल कोड, वो रेफरल कोड जो वेद S10 है। मैंने कहा अगर मेरे साथ करना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, वो रेफरल कोड जो है वेद S10। वेद S10 रेफरल कोड यूज करने की स्थिति में आपको कोर्सेज पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% का डिस्काउंट। और 10% के डिस्काउंट के बाद ये फीस होगी 1 मंथ के लिए 1260, 3 मंथ्स के लिए 3150, 6 मंथ्स के लिए 5040, 12 मंथ्स के लिए 6300। और यही 6300 की फीस जो आपको आफ्टर डिस्काउंट मिल रही है 10%, ये आपको डिस्काउंट के बगैर मिलती 7000 में। तो 10% का डिस्काउंट मेरे रेफरल कोड को यूज कर आप हासिल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप इसका इस्तेमाल करेंगे। एक बार फिर बता दूं, ये रेफरल कोड है वेद S10, वेद S10। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। बाकी सारी बातें एज इट इज है। यूपीपीएससी, यूपी सब्सक्रिप्शन की बातें हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप बिगिनर हैं तो आपको इससे आगे की सोचने की जरूरत है। आपको अब सोचने की जरूरत है कम से कम 24 मंथ्स के बारे में। शुरुआत कर रहे हैं आप, अभी आपको लंबी यात्रा तय करनी है। अगर आज आपका पहला दिन है, आपने इरादा बनाया है, सपने देखे ही हैं तुरंत तुरंत, तो इसके लिए कम से कम 2 साल का वक्त लगेगा। और ये पहले से तो नहीं तय होगा, लेकिन आप जैसे जैसे तैयारी में जाएंगे, अपनी कमजोरियां, अपनी खूबियां जानेंगे, इन बातों से आपका परिचय होगा कि किस पोर्शन पर ज्यादा मेहनत करना है, तो खुद ब खुद ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि इट टेक्स टाइम, समय लगता है। आखिर हर चीज का गर्भकाल है। अपने गर्भ में इतने दिनों तक अपने सपनों को पालना पड़ेगा और उसके बाद डिलीवर होगा आपका रिजल्ट, और वो रिजल्ट जो सबको चौंकाएगा, वो रिजल्ट जिस पर आपके परिवार वाले नाज कर सकेंगे। तो 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन उनके लिए जो पहला दिन है और इरादा बना रहे हैं कि हाँ मुझे तैयारी करनी है, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर तैयारी करनी है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से तैयारी करनी है, इनके लिए है 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन। 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन में आपको 73% ऑफ मिलता है विदाउट रेफरल कोड, और आपकी फीस होती है 9100। और अगर 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप रेफरल कोड के साथ, यानी वेद S10 का इस्तेमाल करके, तो आपको मिलता है 8190 रुपीज में, यानी यहां भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो प्लीज जितनी जल्दी हो सके बिना चूके, सपनों को इंतजार मत करवाइए, अपनों को इंतजार मत करवाइए। लाइफ में काउंटडाउन लगा हुआ है, गुजरा हुआ हर लम्हा दोबारा नहीं आता। इरादे बनाने और फैसले लेने में वक्त मत लगाइए, क्योंकि ये शायद वो घड़ी होगी जो आपको बाद में सोचने पर विवश करेगी। मेरी शुभकामनाएं, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, और मैं आपको एक बेहतर विकल्प के तौर पर अनअकैडमी का जो है सुझाव देता हूं। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि मैं अनअकैडमी पर हूं, ऐसा इसलिए कि मेरा विश्वास है, मैं इनकी पिछली यात्राओं को देख करके ये कह सकता हूं कि डिवोटेड, डेडिकेटेड टीम है जो दिन ब दिन बेहतर कर रही है। तो इनके साथ जुड़कर सपनों को सफर तक ले जाइए। आइए आगे बढ़ते हैं। आप मेरे साथ पढ़ रहे थे भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो जब बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी की हो रही है, तो हमने सबसे पहला काम ये किया था कि हमने सिलेबस डिसाइड किया था। कल की क्लास में हमने सिलेबस को डिसाइड किया। हमने सिलेबस को 5 यूनिट में बांटकर पढ़ा, जाना कि किस यूनिट में हमें क्या पढ़ना है। हमने यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड 5 में सिलेबस को बांटा, और इस बात को भी जाना कि सिलेबस को बांटने के पीछे फायदे क्या हैं, क्यों हम सिलेबस को जो है 5 यूनिट में डिवाइड करते हैं। ये इसलिए क्योंकि पहले ही दिन ये पता होना चाहिए कि हम अपने सफर में कैसे आगे बढ़ेंगे, हम अपने सफर में कितने कदम चलेंगे। इस वजह से हमने सिलेबस को 5 यूनिट में बांटा। साथ में सिलेबस की डिटेल स्टडी करने के बाद हमने एक टॉपिक भी पढ़ा था जिसका नाम था, टॉपिक का नाम था लोकतंत्र, डेमोक्रेसी।
लोकतंत्र से हमने परिचय प्राप्त किया था और आज हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलेंगे जिसका नाम है संविधान सभा। लेकिन इससे पहले, जैसा कि आप मुझसे अगर जुड़े हैं ऑफलाइन अगर, तो जानते होंगे कि मेरी हर अगली क्लास पिछली क्लास का रिवीजन होती है, इसलिए कल के टॉपिक को कुछ संक्षेप में हम कंक्लूड करेंगे, फिर आज नए टॉपिक पर जाएंगे। आइए जरा देखते हैं कि कल हमने क्या जाना था। कल हमने जो पढ़ा वो था लोकतंत्र। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। लोकतंत्र को जानने के दौरान हमने जाना कि लोकतंत्र दो तरीके का हो सकता है। मैं शॉर्ट में बताऊंगा, बाकी ब्रीफिंग डिटेलिंग कल हमने की थी, आज शॉर्ट में सिर्फ इसको कनेक्ट करेंगे। लोकतंत्र दो तरीके का हो सकता है। जस्ट अ सेकेंड। लोकतंत्र दो तरीके का हो सकता है। आइए वापस आते हैं। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, और हमने कहा कि लोकतंत्र दो तरीके का हो सकता है, या तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र यानी जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, बचपन से जानते आए हैं। तो अगर जनता की भागीदारी डायरेक्टली है अपने लिए लिए जाने वाले फैसलों में, व्यवस्थाओं में, शासन प्रणाली में, तो उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जो कि हमने कल जाना था कि भारत के संदर्भ में संभव नहीं है। यानी अगर बात करते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र की, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत के संदर्भ में संभव नहीं है। और इस पर भी हमने चर्चा की थी कि आखिर क्यों संभव नहीं। अनगिनत कारण हमने जाने थे, अत्यधिक जनसंख्या, भौगोलिक विविधता, न्याय निर्णय की समस्या, संचार एवं संप्रेषण की समस्या, वाद विवाद की समस्या। इन तमाम समस्याओं के चलते और भारत की इन स्थितियों के चलते भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र मुमकिन नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में हालांकि बहुत सी जगहों पर है, और जैसे मसलन आपने कल किसी ने सवाल किया था कि विश्व के किस देश में सर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड वो कंट्री है जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कई हथियार हो सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं जिससे प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सपने को साकार किया जा सकता है। जैसे जनमत संग्रह, ये वो तरीका है कि किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले हम जनमत संग्रह कराएं, यानी जनता की राय जाने, तब नतीजे पर पहुंचे और तब योजनाओं को लागू करें। और अगर ऐसा होता है तो जनता की भागीदारी कुछ ज्यादा बेहतर और स्पष्ट हो जाती है। जैसे वापस बुला लेने की आवश्यकता हो, तो हम इस तरीके से ये जान सकते हैं कि किस तरीके से, मान लीजिए हमने 5 साल के लिए किसी प्रतिनिधि को चुन दिया और 2 सालों बाद हम ये जो है महसूस करें कि ये प्रतिनिधि वो नहीं है जिसकी हमने उम्मीद की थी, तो लोकतंत्र का मतलब ये है कि जनता चीटेड ना फील करने पाए, यानी उसको ये अधिकार हो कि वो जब चाहे उसे वापस बुला सके। ये कुछ ऐसे हथियार, ऐसे उपकरण हो सकते हैं जिनके जरिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सपना साकार किया जा सकता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि सारी की सारी जनता जाकर के सीनेट में बैठेगी और फैसले ले रही होगी, बल्कि जनता ज्यादा सशक्त होगी, जनता ज्यादा जागरूक होगी, जनता के पास ज्यादा संसाधन होंगे। हाँ, भारत के संदर्भ में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है, ये सब कल हो चुका था। और हमने जाना था ऐसी स्थिति में कि जब प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं हो सकता तो एकमात्र उपयुक्त विकल्प है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का। क्या है ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र? हमारे मन का ये पहला सवाल। दूसरा, कैसे होगा ये हमारे मन में आता है दूसरा सवाल। आइए देखें, लोकतंत्र ही क्यों, शासन प्रणाली कोई भी हो, शासन प्रणाली के एक छोर पर हमेशा होता है व्यक्ति और दूसरे छोर पर होता है राज्य। व्यक्ति और राज्य, जब मैं कहता हूं व्यक्ति, तो यानी हमारे आपके जैसा आम आदमी, क्योंकि सारी व्यवस्थाओं की स्थापना इसी के लिए की जाती है, इसी के अधिकारों के सुनिश्चित करने के प्रयास होते हैं, इसी के कल्याण को सुनिश्चित करने का प्रयास होता है, इसी का मार्ग प्रशस्त करने की बात की जाती है। और राज्य वो है जो शासन के अंगों के तौर पर स्थापित है, यानी शासन के अंग। और हमने कल चर्चा की थी कि शासन के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। आज मैं उन बातों में नहीं जाऊंगा, बात को यहीं से आगे बढ़ाऊंगा और यहीं से कनेक्ट करेंगे हम अपने नए टॉपिक को। मैंने कहा शासन प्रणाली कोई भी हो,
शासन प्रणाली के एक छोर पर होगा व्यक्ति और दूसरे छोर पर होगा राज्य। अगर व्यक्ति है तो क्या उसके अधिकार नहीं होंगे? बिना अधिकारों के कोई व्यक्ति हो नहीं सकता मित्र। इसलिए व्यक्ति है तो अधिकार होंगे, और अधिकारों के साथ कर्तव्य सदैव जुड़े रहते हैं। यानी अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी होंगे, क्योंकि बिना कर्तव्यों के संपादन के अधिकारों का दावा खोखला नजर आता है। इसलिए अधिकारों के पूरक हैं कर्तव्य, बिना कर्तव्यों के अधिकारों के अधिकारी ही आप नहीं है। इन शॉर्ट मैं ये कहूंगा, राज्य है एक तरफ तो राज्य के भी अधिकार होंगे और राज्य के भी कर्तव्य होंगे। जैसे राज्य का कर्तव्य है कि वो राष्ट्र का विकास करे, और मान लो स्थिति कभी ऐसी बन जाए कि व्यक्ति के अधिकार और राज्य के कर्तव्य आपस में टकरा जाएं। ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। ये ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कि व्यक्ति के कर्तव्य और राज्य के अधिकार आपस में टकरा जाएं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो ये किसी भी शासन प्रणाली के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए बेहतर नहीं होगा। इसलिए आवश्यकता थी कि व्यक्ति के अधिकार और राज्य के कर्तव्यों को आपस में टकराने न दिया जाए, और ये मुमकिन था इन दोनों के बीच में संबंधों की स्थापना करके। यानी अगर व्यक्ति और राज्य के बीच में संबंधों की स्थापना की जाए, तालमेल बनाने का प्रयास किया जाए, तभी शायद उनके बीच के टकराव को रोका जा सके। यानी तालमेल का प्रयास और संबंधों की स्थापना शासन के इन दोनों छोरों में आवश्यक थी, और यही संबंधों की स्थापना और तालमेल बनाने का प्रयास है हमारा संविधान। हमारा संविधान यानी ऐसा पवित्र दस्तावेज जिसमें व्यक्तियों के अधिकार और कर्तव्यों का भी जिक्र है, तो राज्य के अधिकार और कर्तव्यों का भी जिक्र है, और व्यक्ति और राज्य के बीच में कभी कोई टकराव ना होने पाए इस बात की व्यवस्था भी है, और यदि टकराव की स्थिति बनती है तो समाधान भी प्रस्तुत किया गया है। आओ जरा इसको एक बार देखें। हमने ये तो जान लिया था अपने लंबे इतिहास से सबक लेकर के कि भारत के लिए अगर कोई शासन प्रणाली उपयुक्त होगी तो वो शासन प्रणाली है लोकतंत्र। लोकतंत्र को जानने के क्रम में हमने जाना कि लोकतंत्र दो तरीके से कायम हो सकता था, या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में एकमात्र विकल्प बचता था अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या कोई भी शासन प्रणाली, मैंने कहा उसको समझने के लिए ये जानना होगा कि शासन के एक छोर पर होगा व्यक्ति जिसके लिए व्यवस्थाएं होती हैं, दूसरे छोर पर होगा राज्य जिसके जरिए व्यवस्थाओं को चलाया जाता है। और अगर दोनों हैं तो दोनों के अधिकार भी होंगे और दोनों के कर्तव्य भी होंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि दोनों के अधिकार और कर्तव्य आपस में टकरा जाएं। इसके लिए आवश्यक था कि इन दोनों के बीच में संबंधों की स्थापना की जाए, तालमेल बनाने का प्रयास किया जाए, और यही संबंधों की स्थापना और तालमेल बनाने का प्रयास है हमारा संविधान। यानी वो पवित्र दस्तावेज जिसके जरिए हम आप अपने बेहतर भविष्य की कल्पना करते हैं, जिसके होने से हम आप आश्वासित हैं कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। चलो, ये तय था कि लोकतंत्र होगा और इस लोकतंत्र को संविधान के जरिए कायम किया जाएगा। अब सवाल ये था कि संविधान क्या बरगद के पेड़ से लटक कर आएगा? यही से मैं कनेक्ट करूंगा आज के टॉपिक को। संविधान क्या बरगद के पेड़ से लटक कर आएगा? क्या धरती फोड़कर बाहर आएगा? क्या कोई देवदूत आएगा हाथों में लेकर के और कहे भैया लो अपना संविधान? नहीं, जाहिर तौर पे ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये कपोल कल्पनाएं हैं। इस बात की उम्मीद करना भी जो है कहीं से उचित नहीं होगा। इसलिए ये संविधान बनाना होगा, और इस संविधान को बनाने के लिए कुछ लोग आगे आएंगे और वो लोग कहलाएंगे संविधान सभा, जिनके जरिए संविधान का निर्माण किया जाएगा। और हमारा अगला टॉपिक यही है, आज का टॉपिक यही है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है संविधान सभा। तो चलिए आपको ले चलता हूं आज के इस टॉपिक पर। टॉपिक संविधान सभा। दोस्तों, एक बात तो स्पष्ट है कि जब हम संविधान सभा पढ़ने जा रहे हैं तो एक सिंसियर प्रतियोगी की दृष्टि से हमारा इरादा किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले ये होना चाहिए कि हम उस टॉपिक की गहराई को समझ लें, अपने एग्जाम में उस टॉपिक की भूमिका को जान लें, ये जान लें कि हमारे एग्जाम के लिए वो टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर हम बात यूपीपीएससी और यूपीएससी की कर रहे हैं तो विगत 15 वर्षों के पेपर एनालिसिस के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि संविधान सभा टॉपिक से जो प्रश्न बने हैं वो प्रश्न ही हमें गाइड करेंगे कि इस टॉपिक को कैसे पढ़ना होगा। बात अभी
यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी की हो रही है, इसलिए प्रश्नों की प्रकृति को भी हम ऑब्जेक्टिव ही रखेंगे। आइए जरा जाने, फिलहाल क्योंकि प्रीलिम्स की बात हो रही है इसलिए ऑब्जेक्टिव। आइए जाने, संविधान सभा से पिछले 15 वर्षों में लगभग कुछ ऐसे प्रश्न आए हैं, एक नजर में मैं बोलता हूं। देखिए, जैसे संविधान सभा का औपचारिक प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? संविधान सभा की मांग करने वाला राजनीतिक दल, सर्वप्रथम मांग करने वाला राजनीतिक दल कौन सा था? संविधान सभा की आधिकारिक मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब की? संविधान सभा को पहली बार ब्रिटिश सरकार ने अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष स्वीकृति कब दी और किस प्रस्ताव के तहत दी? संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस मिशन ने यह कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा या संविधान सभा निर्वाचित सदस्यों द्वारा बनेगी? वो मिशन कब भारत आया था? उसका अध्यक्ष कौन था? ये सारे प्रश्न या तो रहे हैं या हो सकते हैं। या फिर संविधान सभा को अंतिम रूप से किस मिशन के तहत स्वीकार लिया गया? उस मिशन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? उस मिशन के अध्यक्ष कौन थे? उस मिशन के सदस्य कौन थे? वो सदस्य जो भी, जैसा कि हम जानेंगे अभी थोड़ी देर में, हम टॉपिक पर आ रहे हैं, हम जानेंगे कि वो जो भी सदस्य थे वो ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे और मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन। तो ऐसी स्थिति में ये भी जरूरी हो जाता है कि ब्रिटिश कैबिनेट में उनका कौन सा पद था, किस पद पर थे। फिर वो मिशन आया तो उसने क्या प्रस्ताव की, ये भी जानने लायक है। प्रमुख प्रस्तावों से भी प्रश्न आते हैं, जैसे पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित प्रस्तावों में से कौन से कथन असत्य हैं? कैबिनेट मिशन के निम्न प्रस्तावों में से कौन सा कथन असत्य है, ये कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए 3-2-1, 1-2-3, केवल 1, केवल, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। फिर संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ब्रिटिश प्रांतों से कितने, देसी रियासतों से कितने, ब्रिटिश प्रांतों में चीफ कमिश्नर के प्रांतों से कितने, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का चुनाव पहले कहां से, बाद में कहां से? देखो, मैंने बाकी सदस्यों की चर्चा नहीं की, लेकिन मैं कह रहा हूं पूछा भी गया है कि संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का चुनाव पहले कहां से, बाद में कहां से। दरअसल इसलिए भी क्योंकि संविधान निर्माता के तौर पर अन्य लोगों की अपेक्षा इनकी भूमिका भी थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है, और दूसरा इसलिए भी क्योंकि इन्हें 2 बार चुनने की आवश्यकता पड़ी है। एक बार ये बंगाल से चुने थे, गए थे, लेकिन उस क्षेत्र से जहां से ये चुने गए थे वो चला गया था पाकिस्तान के हिस्से में, इसलिए दोबारा चुना गया इन्हें। और दोबारा इन्हें जहां से चुना गया वो जगह भी पूछी जा सकती है, और वहां पर किसकी जगह ये आए ये भी पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, उत्तर प्रदेश से कितनी थी। ऐसे बहुत से प्रश्न बन सकते हैं। समय समय पर प्रश्नों की चर्चाएं होती रहेंगी। फिलहाल हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रश्नों की चर्चा इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब आप संविधान सभा टॉपिक को अपनी उपयोगिता या प्रश्नों के लिहाज से देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे आपकी कमर सीधी हो जाएगी, क्योंकि आप ये जान चुके होंगे कि ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है। छोटा सा टॉपिक लगभग 300-400 तरीके के प्रश्नों को अपने अंदर समेट कर रखता है, तो इस टॉपिक की गहराई का अंदाजा इसके प्रश्नों से ही हो सकता है, इसलिए प्रश्नों की झांकी मैं आपको दिखा रहा हूं। फिर पूछा जा सकता है कि संविधान सभा को सर्वप्रथम लिखित रूप किसने दिया? पूछा जा सकता है संविधान सभा में अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी, अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी, पहली बैठक कब, अस्थायी अध्यक्ष कौन सा, अस्थायी अध्यक्ष के चुनाव का आधार क्या, कहां से प्रेरित, और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन, कब चुना गया, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत हुआ, किसने प्रस्तुत किया, कब स्वीकृत हुआ, प्रमुख समितियां और उसके अध्यक्षों से भी प्रश्न आ सकते हैं। प्रारूप समिति एक इंपॉर्टेंट समिति है, तो यहाँ सिर्फ अध्यक्ष जानने से काम नहीं चलेगा, सदस्य भी जानने पड़ेंगे, और सदस्यों को जानने के क्रम में ये भी जानना पड़ेगा कि कुल कितने सदस्य थे, वो सदस्य, उन सदस्यों में कौन ऐसा है जो किसी को रिप्लेस करके आया है, उसके बारे में भी जानना पड़ेगा। ये सब जानना पड़ेगा इस टॉपिक में। कितने वर्ष, कितने माह, कितने दिन में बनकर तैयार हुआ, जैसे चुटकुल्ले भी डिस्कस करने पड़ेंगे। कितनी बैठकें हुई, संविधान पहली बार कब अंगीकार किया गया, संविधान सभा का कुछ हिस्सा कब लागू हुआ, पूरी तरह कब लागू हुआ, जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां थी, वर्तमान स्थिति क्या है। मैं समझ सकता हूं कि इतनी देर ये बताने के पीछे जो इरादा था आप वहां तक पहुंच गए होंगे। मकसद सिर्फ इतना है कि आप ये जान सकें कि हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारे एग्जाम की दृष्टि से कितना उपयोगी है, और अब इस टॉपिक की शुरुआत की जा सकती है। आइए चलें। देखिए, टॉपिक है संविधान सभा, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। हमें पढ़ना है टॉपिक संविधान सभा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी कहते हैं इसे।
जब भी हम संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे तो बेसिकली इसकी बेहतर जानकारी हासिल करने के लिए मुझे लगता है कि हम इसे 3 भागों में बांटकर देखें। सबसे पहले संविधान सभा की पृष्ठभूमि क्या रही, फिर संविधान सभा के अस्तित्व में आने की प्रक्रिया क्या थी, कैसे कैसे इसकी मांगे हमने की समय समय पर और कैसे इसे स्वीकार किया, और फिर जब संविधान सभा बन गई तो संविधान सभा ने गठन के बाद आखिर क्या क्या किए और किस किस प्रक्रिया से गुजर करके ये संविधान को अस्तित्व में ले आए। यानी संविधान सभा पढ़ने के क्रम में सबसे पहले संविधान सभा की पृष्ठभूमि, फिर अस्तित्व में आने की प्रक्रिया और फिर संविधान सभा गठन के बाद, इन 3 चरणों से होकर हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। पृष्ठभूमि, आइए जरा इसकी चर्चा करें कि कैसे, क्योंकि एक बात तो तय है, अचानक संविधान सभा अस्तित्व में नहीं आ गई। संविधान सभा अस्तित्व में आई तो उसके पीछे एक लंबी जद्दोजहद करनी पड़ी। ये तय था कि भारत का विकास, भारत की समस्याओं का समाधान, भारत की बेफिक्री संविधान के सहारे आएगी और वो संविधान बनेगा संविधान सभा के द्वारा। याद करिए, मैंने कहा कि हम गुलाम थे और हमारे इतिहास का एक लंबा हिस्सा गुलामी का इतिहास रहा है। हमने कल इससे परिचय प्राप्त किया था। तब जब हम लोकतंत्र की उपयोगिता या आवश्यकता को परख रहे थे तो हमने ये जाना था कि किस तरीके से जनजातियों से जन से जनपद, जनपद से महाजनपद, महाजनपद से राज से साम्राज्य के तौर पर भारत खड़ा हुआ और फिर टुकड़े टुकड़े में बटा। फिर विदेशियों की नजर पड़ी, मध्यकाल में पूरा विदेशी शासन रहा, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, और फिर किस तरह से आधुनिक इतिहास में ब्रिटिशर्स ने हमें जो है शासक के तौर पर दबा कर रखा। यानी भारत का इतिहास गुलामी का इतिहास था। लेकिन दोस्त, उस वक्त में भी कुछ लोग थे जिन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था। कुछ लोग थे जिन्होंने लगातार इस बात का संघर्ष जारी रखा कि एक दिन होगा जब भारत खुली हवा में सांस लेगा, एक दिन होगा जब भारत का हर नागरिक सुरक्षित होगा, उसके अधिकार सुरक्षित होंगे और हर व्यक्ति को विकास के मार्ग पर ले जाया जा सकेगा। भारत यानी भारत अपनी अस्मिता को बचा करके अपने गौरव के साथ विश्व पटल पर फिर से दिखेगा। ये लोग थे स्वतंत्रता आंदोलनकारी और ये लगातार 2 विषयों पर काम कर रहे थे। एक, भारत से बाहर अंग्रेजों को कैसे खदेड़ा जाए, और दूसरा, अंग्रेज जब भारत से बाहर चले जाएं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि भारत फिर से मुट्ठी भर लोगों के हाथ में खेलने पर मजबूर हो जाए। यानी अंग्रेज चले गए, गोरे तो चले गए, लेकिन अब काले चेहरों में अंग्रेज रह जाए, यानी फिर से राजा महाराजा नवाबों का शासन आ जाए और भारत फिर से दबा कुचला रह जाए। भारत का आम आदमी आज भी तब भी फिर आगे भी शोषित रह जाए, ऐसा ना हो, इस बात का उन्हें डर था। वो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। उन्होंने इतिहास से सबक लिया था और अंग्रेजों ने कम से कम उन्हें तमाम नई विचारधाराओं से परिचय प्राप्त कराया था। अंग्रेजों के आने के बाद, अंग्रेजी शिक्षा आने के बाद, उन्होंने हालांकि ऐसा नहीं चाहा था, उनकी कोशिश ऐसी नहीं थी, उन्होंने अपनी सहूलियत के लिए किया था, लेकिन हमारा परिचय हो चुका था तमाम ऐसी बातों से जिनसे हम अपनी दृष्टि को खोल पाए। हमने अंग्रेजी पढ़ी तो हमने लॉक को पढ़ा, रूसो को पढ़ा, वोल्टेयर को पढ़ा, हमने कार्ल मार्क्स को पढ़ा, हमने स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता जैसे विचार पढ़े, हमने लोकतंत्र जैसी अवधारणा के बारे में जानकारी हासिल की और अब हम तय कर चुके थे कि अंग्रेजों के भारत से जाने के बाद अगर भारत में कोई शासन प्रणाली होगी तो लोकतंत्र होगी और वो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली संविधान के जरिए चलेगी और उस संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा की आवश्यकता है। तो समय समय पर हमने संविधान सभा की मांग की, क्योंकि हमें पता था कि शुरुआत यहीं से होगी। जब संविधान सभा की मांग होगी, संविधान सभा की स्वीकृति मिल जाएगी और तभी संविधान सभा संविधान निर्माण पर काम कर पाएगी। तो ये जो पृष्ठभूमि के तहत हमें पढ़ना है, हमें अपने इन्हीं प्रयासों के बारे में पढ़ना है कि हम संविधान सभा की मांग को लेकर के हमने क्या क्या किया, कैसे कैसे समय समय पर हमने कोशिशें जारी रखी। अंग्रेजों ने कभी एकदम क्लियर कट मना कर दिया, कभी हमारी बातों पर गौर ही नहीं किया, कभी इनडायरेक्टली कहा हाँ हाँ ठीक है देखेंगे, और कभी फिर मजबूर होकर के स्वीकार भी लिया। इस पूरी यात्रा को इसी के तहत देखना है। आइए जरा देखें क्यों। अगला सवाल है कि संविधान सभा की पृष्ठभूमि का जो प्रश्न है वो प्रश्न जुड़ा है कि संविधान सभा की आवश्यकता ही क्यों थी। ये भी बहुत महज महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आवश्यकता क्यों है, क्यों इसकी मांग की जा रही है, ये सब भी हम इसी के तहत जानेंगे 3 भागों में बांटकर। सबसे पहले पृष्ठभूमि, फिर अस्तित्व में आने की प्रक्रिया, फिर संविधान सभा गठन के बाद। आइए जानते हैं संविधान सभा की पृष्ठभूमि। हम देखते हैं कि क्या थी संविधान सभा की पृष्ठभूमि, यानी क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। क्यों
आखिर संविधान सभा ही क्यों, और क्यों इसके लिए कोशिशें की जा रही हैं? देखिए, स्वतंत्रता आंदोलनकारी इस विषय पर एकमत थे कि जितना आवश्यक स्वतंत्रता प्राप्ति है, उतना ही जरूरी है स्वतंत्र भारत में व्यवस्था की स्थापना। मैंने अभी यही बातें की आपसे। दरअसल स्वतंत्र भारत में व्यवस्था कैसी होगी, ये पहले तय कर लेना जरूरी है। स्वतंत्रता मिलने के पहले इस बात का तय हो जाना आवश्यक था। याद करो इतिहास से, 1857 की क्रांति, जिसे हम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, बड़े जोश और जुनून से भरे हुए थे हमारे जो है सिपाही, जिन्होंने बगावत की। मेरठ से बगावत करके वो दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में सत्ता को उन्होंने बैकफुट पर ला दिया, दिल्ली का शासन भी हथिया लिया। लेकिन उन्होंने इस बात पर ही काम नहीं किया था कि शासन हासिल कर लेने के बाद, यानी जब शासन हासिल हो जाएगा, तब वो व्यवस्था की स्थापना कैसे करेंगे। इस प्रश्न का उनके पास कोई जवाब नहीं था, और शायद इसी वजह से हासिल करने के बाद भी बहुत दिनों तक सत्ता उनके हाथों में बरकरार नहीं रही, और उनका जोश, जुनून, सपना सब कुछ धरा का धरा रह गया, और एक बार फिर से अंग्रेज काबिज हो गए। इसलिए हम जब संविधान सभा की मांग कर रहे हैं, तो हम ये जानते हैं कि भारत को आजादी दिलाना तो आवश्यक है ही है, उस आजादी को कायम रखना भी आवश्यक है। उस आजादी में भारत के हर नागरिक का हित भी सुरक्षित होना चाहिए, और ये सब जो है होगा व्यवस्था की स्थापना करके। और इसलिए संविधान सभा की पर विचार जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि व्यवस्था की स्थापना संविधान निर्माण के जरिए ही संभव हो सकती थी, और संविधान का निर्माण संविधान सभा के जरिए संभव हो सकता है। इसलिए संविधान सभा न सिर्फ चर्चा का विषय है, बल्कि ये उस वक्त पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है हमारे स्वतंत्रता आंदोलनकारियों का, कि किसी भी तरह अंग्रेजी हुकूमत से इसके गठन की इजाजत ली जाए। संविधान निर्माण के लिए उपयुक्त लोगों का चुना जाना आवश्यक था, इसलिए संविधान सभा का गठन किया जाना था। और फाइनली हम संविधान सभा के गठन का प्रयास कर रहे हैं। लगातार अंग्रेजों से मांगे की जा रही थी। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि संविधान सभा की मांग तो हो रही है, और क्यों हो रही है हमने जान लिया। अब हम जाने इस संविधान सभा के अस्तित्व में आने की प्रक्रिया क्या रही, और यहां से गुजारते हैं इस टॉपिक को। देखिए, संविधान सभा के गठन का मार्ग ब्रिटिश स्वीकृत से होकर ही गुजरता था, और भाई गुजरे भी क्यों ना, क्योंकि उस वक्त शासन इन्हीं ब्रिटिशर्स का है। ये हमारे शासक हैं और हम शासित। व्यापारी बनकर आए थे कम वक्त। व्यापारी, पहला पुर्तगाली यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाली थे, वास्को डिगामा, नाम तो सुना होगा, वास्को डिगामा। ये 1498 में आया था। अब अगर प्रश्न पूछे कि पहला पुर्तगाली कौन, तब भी वास्को डिगामा। पहला यूरोपीय कौन, तब भी वास्को डिगामा, क्योंकि सारे यूरोपीय व्यापारियों में मैंने बताया भी था कल कि सबसे पहले पुर्तगाली, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिस, फिर फ्रांसीसी। ये क्रम था। पुर्तगालियों के बाद डच। डच को हम कैसे भूल सकते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिस, फिर फ्रांसीसी, पर ये सब हैं यूरोपीय व्यापारी। व्यापारी बनकर ही आए थे, और हमने इनका इस्तकबाल भी किया था। हमारा मानना था कि वसुधैव कुटुंबकम, हम तब भी मानते थे, आज भी मानते हैं। हम मानते थे कि ये समस्त पृथ्वी हमारा परिवार है। हमने घुटनों पर बैठकर बाहें फैलाकर इन व्यापारियों का इस्तकबाल किया। हम जानते थे कि जब एक व्यापारी एक देश से दूसरे देश में जाता है, तो अपने साथ अपने देश की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, तकनीक की खोजें भी ले जाता है। और दोनों देशों के मिलन से सिर्फ व्यापार ही समृद्ध नहीं होता, बल्कि दोनों देशों का कल्चर भी समृद्ध होता है। इस वजह से हमने इनका वेलकम किया था, घुटनों पर बैठ करके, बाहें फैला करके। लेकिन इन्होंने धीरे धीरे जो है भारत को अपने कब्जे में लिया। हम देखेंगे कि वो यात्रा कितनी दुखद रही, कितनी षड्यंत्रकारी रही, और कैसे जो है हमने अपने गरिमा से समझौता करने पर हम विवश हुए और हम गुलाम हुए। कुल मिलाकर के हम गुलाम हो गए थे। और अगर हम गुलाम हैं, तो संविधान सभा के गठन का मार्ग ब्रिटिश स्वीकृत से गुजरे तो कोई ताज्जुब नहीं है। इसलिए हमने समय समय पर संविधान सभा की गठन की मांग इनसे की, और ये उस पर जो है अपने तरीके से, अपनी सुविधा और सहूलियत के हिसाब से रिएक्ट करते रहे। आइए जाने ये मांग किन किन पड़ावों से गुजरी। जैसे पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम औपचारिक रूप से किसने की।
यानी संविधान सभा का सर्वप्रथम औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया, हम जान लें। संविधान सभा का सर्वप्रथम औपचारिक प्रतिपादन M.N. रॉय द्वारा किया गया। M.N. रॉय, इनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। तो अगर आपसे पूछा जाए, जो कि पूछा भी गया है, एक बार नहीं कई कई बार कई कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि संविधान सभा का सर्वप्रथम औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो जवाब होगा हमेशा हमेशा के लिए M.N. रॉय। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पेन पेपर उठा लिया होगा, क्योंकि अब हम जा रहे हैं फैक्ट्स की तरफ, और फैक्ट्स हमारे लिए उतने ही आवश्यक हैं जितना हमारा कॉन्सेप्ट, क्योंकि दोनों के तालमेल से ही सिलेक्शन का रास्ता खुलेगा, फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट दोनों। तो सर्वप्रथम संविधान सभा का औपचारिक प्रतिपादन किया M.N. रॉय ने। ये बेसिकली कम्युनिस्ट थे। जब हम इनकी चर्चा करेंगे तो देखेंगे इनका कम्युनिस्ट बिरादरी में क्या रुतबा था उस समय, कितने बड़े बड़े लोग इनके इशारों पर रहते थे, तमाम वामपंथी थिंकर, रसिया का लगभग वो सबसे बड़ा ओहदा भी इनका मुंतजिर रहता था। हम इनकी चर्चा करेंगे, इनकी बातें करेंगे, लेकिन तब जब जरूरत होगी इतिहास में। अभी फिलहाल सिर्फ इतना ही कि संविधान सभा का सर्वप्रथम औपचारिक प्रतिपादन M.N. रॉय ने किया। अच्छा, प्रश्न फिर ये भी बनता है कि आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपने मंच से सर्वप्रथम आधिकारिक मांग कब की गई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपने मंच से जो सर्वप्रथम आधिकारिक मांग हुई, वो हुई थी 1935 में, 1935 में। याद रहे 1935 में कांग्रेस ने अपने मंच से सर्वप्रथम आधिकारिक मांग की थी। एक बात और हुई थी इससे पहले, उसे भी अवॉइड नहीं कर सकते हम। वर्ष था 1934, और 1934 में संविधान सभा की मांग करने वाला पहला राजनीतिक दल बना स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी, यानी अगर प्रश्न किया जाए कि किस जो है पॉलिटिकल पार्टी ने सर्वप्रथम, यानी पहला राजनीतिक दल, जिसने संविधान सभा की मांग की, स्वराज पार्टी। तो आइए फिर से एक बार कनेक्ट करें। संविधान सभा का सर्वप्रथम औपचारिक प्रतिपादन M.N. रॉय ने किया, जिनका पूरा नाम मानवेंद्र नाथ रॉय है। संविधान सभा की मांग करने वाला पहला राजनीतिक दल स्वराज पार्टी बना, स्वराज पार्टी, और ये मांग हुई थी स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में। फिर संविधान सभा की आधिकारिक मांग कांग्रेस ने अपने मंच से जिस वर्ष में की, वो वर्ष था 1935। आइए आगे बढ़े। वैसे तो मांग बहुत दिनों से चल रही थी, अंग्रेज इसे टाल मटोल कर रहे थे। बहुत दिनों तक तो ऐसा भी अरसा गुजरता रहा कि उन्होंने हमारी बातों पर गौर ही नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया। हम कह रहे हैं लेकिन हमारी आवाज न कारखाने में तूती की तरह गूंज रही थी, कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन हाँ, एक समय आया कि फिर वो धीरे धीरे इसको गौर गंभीरता से लेने लगे। शुरुआत में इनडायरेक्टली, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे गंभीरता से लेकर डायरेक्टली उनको स्वीकृति देनी ही पड़ी। तो एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि संविधान सभा की मांग को पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से कब स्वीकार किया गया, तो जवाब है 1940 में, 1940 में, 1940। मैं स्पष्ट लिख दूं, थोड़ा सा विजिबिलिटी कम है। ये एक चीज है जहां मैं थोड़ा सा जो है अपने आप को कमतर पा रहा हूं, वो है पेन टैब का यूज और राइटिंग। पर आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि मैं एक अच्छा लर्नर हूं, बहुत जल्द बेहतर हो जाएगा, तो राइटिंग का इशू आपके सामने नहीं आएगा। फिलहाल आइए देखें, संविधान सभा की मांग को पहली बार अप्रत्यक्ष स्वीकृति कब मिली, तो अप्रत्यक्ष स्वीकृति पहली बार मिली 1940 में। सवाल है 1940 में किस प्रस्ताव के तहत संविधान सभा की मांग को अप्रत्यक्ष स्वीकृति मिली, तो वो प्रस्ताव कहलाता है अगस्त प्रस्ताव। क्या कहलाता है? अगस्त प्रस्ताव। यानी संविधान सभा की मांग को पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया गया 1940 में, और 1940 में अगस्त प्रस्ताव के तहत। चले
एक बार रिवाइज करें। संविधान सभा का पहली बार औपचारिक प्रतिपादन किसने किया? जवाब है एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय ने किया। संविधान सभा की मांग करने वाला पहला राजनीतिक दल कौन सा बना? तो स्वराज पार्टी ये पहला राजनीतिक दल है जिसने संविधान सभा की मांग की। कब की? वर्ष 1934 में। फिर प्रश्न है आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की सर्वप्रथम आधिकारिक मांग कब की गई? तो जवाब है 1935 में की गई। फिर संविधान सभा को पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से कब स्वीकार किया गया? तो जवाब है 1940 में पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया गया। जिस प्रस्ताव के तहत स्वीकार किया गया था वो प्रस्ताव क्या कहलाया था? तो उस प्रस्ताव को कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। चलें आगे चलें। मैं इतना मिटा दूंगा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप जो है पेन पेपर उठा लें, तो जाहिर तौर पर आपने उठाया रहा होगा, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर बातों को आगे बढ़ाएंगे। आइए, हम यहां तक जान चुके थे कि संविधान सभा की मांग को पहली बार अप्रत्यक्ष स्वीकृति 1940 के अगस्त प्रस्ताव में मिली। बात को आगे बढ़ाते हैं। क्रिप्स मिशन 1942, इसकी क्या भूमिका रही संविधान सभा में, यह भी आवश्यक है। वैसे तो ये इतिहास में डिटेल से पढ़ने का विषय है, लेकिन फिर भी हमें संविधान सभा के संदर्भ में इसके बारे में जानना जरूरी है। देखिए जरा, ये क्रिप्स मिशन का वर्ष क्या है? क्रिप्स मिशन आया है भारत में वर्ष 1942 में, आपके सामने स्पष्ट है। दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि जरा खुद को ले जाइए, इंटरलिंक करिए और देखिए ये 1942 कौन सा समय है। 1942 कौन सा समय है? 1942 विश्व स्तर पर देखा जाए तो ये समय है द्वितीय विश्व युद्ध का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, द्वितीय विश्व युद्ध। हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 यानी 1945 तक चला और इसी के बीच में आता है 1942 और इसी 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आ रहा है। सवाल उठता है क्यों आ रहा है, क्या उद्देश्य है इस क्रिप्स मिशन के आने का? और जब आप इस उद्देश्य को समझ जाएंगे, क्रिप्स मिशन को भारत भेजने के पीछे की व्यवस्था को समझ जाएंगे, तब इसके प्रस्ताव को आप सुनेंगे और जान जाएंगे कि ये तो पहले से तय था साहब, यही होना था, इसीलिए ये आया था और इसीलिए इसने इस तरह की सिफारिश की। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान, इन दोनों की ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी। इनकी बढ़ती ताकत से अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, यानी ये जो ये टीम है ये आशंकित थी, सशंकित थी, डरी हुई थी, घबराई हुई थी। फिर से भैया कनेक्ट करता हूं, क्रिप्स मिशन भारत क्यों आ रहा है, मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। और क्यों आ रहा है ये जानने क्रम में हमने जाना कि विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है 1939 से 1945 के बीच में, और द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान की ताकत लगातार बढ़ रही है। इस बढ़ती ताकत से ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देश सशंकित हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं और उन्हें लग रहा है कि अब इसके एवज में कुछ तो बैकअप चाहिए। ऐसी स्थिति में इनको एक सहयोगी दिख रहा है और वो सहयोगी है भारत, हिंदुस्तान। क्यों भाई भारत ही क्यों? भारत इसलिए साहब क्योंकि यहाँ की जनसंख्या इसकी खूबी है। हम संख्या में ज्यादा हैं, हमारी जनसंख्या ज्यादा है और हम ज्यादा हैं इसलिए हम लोगों के आकर्षण का केंद्र भी हैं। भारत जनसंख्या में ज्यादा होने की वजह से एक बड़ी मार्केट है और इस बड़ी मार्केट पर सबकी नजर रहती है। शांति के समय में व्यापार वृद्धि के लिए हम लोग हमारी तरफ देखते हैं क्योंकि बड़ी मार्केट है। और बड़ी मार्केट में भी खूबी ये है साहब कि हमारे यहाँ मध्यम वर्ग ज्यादा है, मीडियम क्लास, और मीडियम क्लास सबसे अच्छा उपभोक्ता होता है। मीडियम क्लास से बेहतर कंज्यूमर कहीं नहीं है। जो रिच लोग हैं वो भी, उनका भी जो है एक सीमित दायरा है कंज्यूम करने का चीजों को, और पुअर लोगों के लिए क्या कहें, वो उनकी तो रीच में ही नहीं है, इसलिए वैसे भी वो कम से कम में संतुष्ट होते हैं। और ये मध्यम वर्गीय है जिसका पेट भरा हुआ है और जिसके सपने आसमान पर हैं।
यानी मध्यम वर्ग सबसे बेहतर कंज्यूमर साबित होता है। तो शांति काल में हम लोगों के व्यापार की दृष्टि से उनके आकर्षण का केंद्र होते हैं, और युद्ध काल में हमारी जनसंख्या को वो सैनिकों के तौर पर देखते हैं, वो युद्ध में भाग लेने वाले लोगों के तौर पर देखते हैं, और हम उनके आकर्षण का केंद्र हो जाएंगे। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान की ताकत बढ़ रही है, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका सशंकित है। उम्मीद उनको भारत में दिख रही है कि भारत में अत्यधिक जनसंख्या है, और ये लोग अगर उनका साथ दें तो उनके पास बहुत से लोग होंगे जो युद्ध में उनके सहयोगी बनकर खड़े होंगे, ढाल बनकर खड़े होंगे, और ऐसी स्थिति में वो जो है अपनी अपनी स्थिति को थोड़ा मजबूत कर पाएंगे। और इस उद्देश्य से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश यानी यूरोप के अन्य देश दबाव डालेंगे, किस पर? ब्रिटेन पर। ये दबाव पड़ेगा ब्रिटेन पर। क्यों भाई? क्योंकि ब्रिटेन वो है जिसने पिछले कई सालों से हमें गुलाम बना रखा है। भारत में गुलामी है इसी ब्रिटेन की। ये हमारा औपनिवेशिक देश है, ये औपनिवेशिक सत्ता है, औपनिवेशिक सत्ता, और हम हैं इसके उपनिवेश। उपनिवेश का मतलब ये है भाई कि ऐसा क्षेत्र या ऐसा राष्ट्र या ऐसा देश जिसके संसाधनों का इस्तेमाल औपनिवेशिक सत्ता अपने हित में करे, उसे कहेंगे उपनिवेश। तो हमारे संसाधनों का इस्तेमाल ब्रिटेन कर ही रहा है, पूरी तरह से कर रहा है, और हम लगातार दिन ब दिन कंगाल हो रहे हैं। हम जानेंगे दादा भाई नौरोजी ने यूं ही नहीं कह दिया था कि दे दिया था ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी, धन निष्कासन का सिद्धांत। उन्होंने बहुत बारीक समीचीन इसका जो है व्याख्या की, और बताया कि किस तरह से गंगा का पानी जो है लंदन के टेम्स में निचोड़ा जा रहा है। एक स्पंज से यहाँ सारा जल सूख लिया जाता है और लंदन के टेम्स में ले जाकर निचोड़ दिया जाता है। यानी इस औपनिवेशिक सत्ता के जरिए हमारा शोषण हो रहा है। भैया, जब ब्रिटेन हमारा शोषण कर रहा है इतने वर्षों से, तो ये उम्मीद कोई कैसे कर सकता है कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में उस टीम का साथ देंगे जिस टीम में ब्रिटेन है? ना तो हमारे लोग ऐसा चाहेंगे, ना हमारे नेता ऐसा चाहेंगे, ये तय था। और अगर ऐसा ना होगा तो अमेरिका ये महसूस कर रहा है कि लगभग उसके हाथों से द्वितीय विश्व युद्ध निकल जाएगा, फिसल जाएगा। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन पर दबाव बनाया गया, और ब्रिटेन पर दबाव बना करके कहा गया कि जितनी जल्दी हो सके भारतीयों को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाए। और ये वही समय है जब भारत में संविधान सभा की मांग हो रही है, इसलिए भारत में एक व्यक्ति को भेजा जाता है। उस वक्त ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं चर्चिल। चर्चिल ये ब्रिटेन के पीएम हैं। चर्चिल साहब एक व्यक्ति को भेजते हैं भारत, उस व्यक्ति का नाम है स्टैफोर्ड क्रिप्स। सर लगा लेते हैं साहब ये खुद अपने आगे, पर मुझे लगता है कि मैं नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि मैं इनके इरादों से भी परिचित हूं और इनके नेकियों से तो सर कहना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। फैसला आप पर है, आप लगा लीजिएगा। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स हैं, ये ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर हैं, यानी ये मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। ये आए भारत वर्ष 1942 में, और आने के पीछे मकसद है भारत में संवैधानिक गतिरोध को दूर करना, मार्ग निकालना, रास्ता निकालना। ये वो मकसद है जो बताया जा रहा है। हिडन मोटिव आप पहले ही जान चुके हैं कि इन्हें क्या करना है। इन्हें भारत में जो है अपनी स्थिति को बेहतर करनी है, भारत की जनसंख्या को अपने फेवर में करना है, उनका इस्तेमाल करना है, जर्मनी और जापान की बढ़ती ताकत को कम करना है। इसलिए ये आए हैं, और ऐसा तब होगा जब कुछ बातें हमारे मन की ये करेंगे। मैं इसे मिटाऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी हम इसी पर चल रहे हैं, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, अच्छा ये आ गए साहब। स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन के मेंबर हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने इनको भेजा है। 1942 में ये भारत आए। जब ये भारत पहुंचे तो जाहिर तौर पर ये एक मिशन है, तो कुछ उद्देश्य लेकर आया है, कुछ समाधान निकालना चाहेगा, और समाधान निकालने का प्रयास इस परिस्थिति में तो सिर्फ एक ही है, वो है बातचीत, यानी वार्ता के जरिए ही समाधान निकलेगा। और ये बातचीत जो भारत के पक्ष में, भारत की तरफ से करेंगे, वो कौन है? वो है कांग्रेस।
दरअसल कांग्रेस इस वक्त एक राजनीतिक दल नहीं है। कांग्रेस भारतीयों की विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रही है और ये आम जनमानस का विचार, आम जनमानस का जो है कि प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ एक राजनीतिक दल ना माने इसे। तो जब ये आ गए तो इनको जाहिर तौर पर समाधान निकालना है और इसके लिए बातचीत करना चाहते हैं, वार्ताएं करना चाहते हैं। भारत की तरफ से वार्ता करेगी कांग्रेस और यहीं से प्रश्न बनता है कि कांग्रेस के वो दो वार्ताकार कौन थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन से वार्ता की, उनके नाम क्या है? आइए जरा जाने। दो लोग हैं जिन्होंने क्रिप्स मिशन से वार्ता की। एक है मौलाना अबुल कलाम आजाद और दूसरे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो अगर प्रश्न पूछे कि क्रिप्स मिशन जो है भारत कब आया, तो 1942 में आया। क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो आप क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। क्रिप्स मिशन का संबंध किससे है? तो क्रिप्स मिशन का संबंध है स्टैफोर्ड क्रिप्स से। स्टैफोर्ड क्रिप्स ही क्रिप्स मिशन, इन्हीं के नाम पर क्रिप्स मिशन को क्रिप्स मिशन कहा जाता है। क्रिप्स मिशन भारत आया तो इसने वार्ता के जरिए समाधान निकालना चाहा। वार्ता कर रही है कांग्रेस और कांग्रेस के दो वार्ताकार इसमें शामिल हैं। एक है मौलाना अबुल कलाम आजाद और दूसरे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो एक प्रश्न ये, हालांकि इतिहास का प्रश्न होगा, पर यहीं पर जब क्रिप्स मिशन का जिक्र कर रहे हैं तो कर लेते हैं चर्चा, वहां कुछ और डिटेल में से जानेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन ने कुछ प्रस्ताव किए, बहुत सारी बातें इन्होंने कही, पर उन बातों में हम जिस एक विशेष बात पर यहाँ चर्चा करेंगे जो हमारे लिए उपयोगी है वो ये है कि क्रिप्स मिशन ने कहा कि संविधान सभा का गठन होगा। संविधान सभा का गठन होगा। लेकिन मजे की बात है, होगा तो ठीक ही है। हमने पूछा कब साहब? इन्होंने कहा गठन होगा आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अब इस प्रस्ताव से आप इस बात को भली भांति समझ ले गए होंगे कि भारत आने के पीछे इनका इरादा संवैधानिक गतिरोध को हल करना नहीं था, भारतीयों की समस्या का समाधान नहीं था। इनका इरादा था अपनी समस्या का समाधान, और वो समस्या थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनकी कमजोर स्थिति, जो जर्मनी और जापान के मजबूत होने के चलते पैदा हुई थी। तो कुछ दिनों के लिए ये चाहते थे कि भारत को लॉलीपॉप दे दिया जाए और फिर उसी के एवज में भारतीयों का समर्थन, उनकी भावनाओं का समर्थन हासिल कर लें और फिर बातों को देखा जाएगा, आगे जो होगा वो करेंगे। एक मजे की बात प्रस्ताव में इनके और है जो थोड़ी काम की थी, फ्यूचर पर ही टाला कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन्होंने कहा कि संविधान सभा का गठन जब भी होगा, संविधान सभा निर्वाचित सदस्यों द्वारा गठित होगी। निर्वाचित यानी जो भी संविधान सभा में सदस्य होंगे वो चुने जाएंगे, ऐसा नहीं कि मनोनीत कर दिए जाएं। तो ठीक है, पूरी तरह से ये हुआ कि नहीं हुआ ये अलग विषय है, क्योंकि संविधान सभा में निर्वाचित भी रहे, मनोनीत भी रहे। लेकिन ये एक अच्छी बात उन्होंने कही कि संविधान सभा के सदस्यों का जो चयन होगा वो निर्वाचन के जरिए होगा और इस तरीके से उन्हें चुना जाएगा। फिलहाल ये बातें हो गई। जैसे ही इन्होंने ये बातें की, इन्होंने कहा कि संविधान सभा का गठन होगा। मैं इसको रब कर रहा हूं, एक बार आप देख लीजिए। मैंने कहा है कि पेन पेपर हाथ में रखिए। जैसे इन्होंने ये बातें कही कि संविधान सभा का गठन होगा और ये संविधान सभा जो है इसका गठन किया जाएगा जो है निर्वाचित सदस्यों द्वारा, सब बातें ठीक थी। लेकिन इन्होंने जब ये कहा कि गठन किया जाएगा कब, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो ये बात हजम नहीं होनी थी। और ये बात अगर हजम नहीं होनी थी तो इस पर प्रतिक्रिया भी आनी थी। दो प्रतिक्रियाएं हैं जो प्रश्नों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं और कई बार पूछी जा चुकी है। पहली प्रतिक्रिया है महात्मा गांधी की, M.K. गांधी। इन्होंने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को सुना, समझा और सुनने समझने के बाद कहा कि ये प्रस्ताव नहीं है, ये इनकी तरफ से सुझाए गए मार्ग नहीं है, ये समाधान नहीं है, ये है पोस्ट डेटेड
चेक, पोस्ट डेटेड चेक, यानी एक ऐसा चेक जो दिया तो जा रहा है लेकिन जिसकी अदायगी आने वाले समय में होगी, अभी नहीं। और बात भी सही थी, इन्होंने कहा था कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा, लेकिन संविधान सभा का गठन कब होगा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो महात्मा गांधी ने इसी बात को ध्यान में रख करके कहा पोस्ट डेटेड चेक। सिर्फ महात्मा गांधी ने ही प्रतिक्रिया नहीं दी, प्रतिक्रिया एक और व्यक्ति ने दी, उनका नाम है पंडित जवाहर लाल नेहरू। पंडित नेहरू ने कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, उसी बात को उन्होंने कंटिन्यू किया। इन्होंने कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक तो है ही है, लेकिन पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक है, टूटती हुई बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। बड़ी मजे की बात इन्होंने कही थी। नेहरू साहब के आक्रामक होने की वजह तो आप जान ही चुके हैं, क्योंकि पूरी तरह से भारतीयों को छला जा रहा था, दिखावा कुछ और और इरादा कुछ और था। इसलिए नेहरू साहब ने थोड़ा सा आक्रामक होकर के कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, लेकिन पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक है, टूटती हुई बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। आज नहीं तो कल इस बैंक को टूट ही जाना है, लड़खड़ा ही जाना है। यानी ये अदायगी करने का वादा तो कर रहे हैं अंग्रेज, पर इनके बहुत दिन भारत में रहे नहीं हैं। हमारी कोशिश है, हमारी कवायद है, हमारा विश्वास है कि बहुत जल्द हम इन्हें भारत से बाहर खदेड़ देंगे। तो ये तो था क्रिप्स मिशन। मैं एक बार फिर से रिपीट करा दूं, संविधान सभा का सर्वप्रथम औपचारिक प्रतिपादन एम.एन. रॉय द्वारा किया गया, जिनका पूरा नाम मानवेंद्रनाथ रॉय है। संविधान सभा की मांग करने वाला पहला राजनीतिक दल स्वराज पार्टी था, और ये मांग जो है पहले राजनीतिक दल स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में की गई थी, 1934 में। संविधान सभा की आधिकारिक मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम 1935 में की। संविधान सभा की मांग को पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया 1940 में अगस्त प्रस्ताव के तहत। फिर क्रिप्स मिशन का संबंध 1942 से है। क्रिप्स मिशन जब भारत में आया तो उस वक्त विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, प्रश्न पूछा जा सकता है, उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। इन्होंने स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। स्टैफोर्ड क्रिप्स ये ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे। ये आए और इन्होंने प्रस्ताव वार्ता की। इनकी वार्ता हुई कांग्रेस से, और कांग्रेस के दो वार्ताकार जिनसे इन्होंने वार्ता की, वो दो वार्ताकार थे मौलाना अबुल कलाम आजाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों ने वार्ता की क्रिप्स मिशन से। क्रिप्स मिशन ने तमाम विचार मंथन के बाद प्रस्ताव किया संवैधानिक गतिरोध को दूर करने का, और उस प्रस्ताव में उन्होंने अपने हित ज्यादा साधे, हमारे बारे में चिंता कम की। उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन होगा, और उनके यही कहने के कारण महात्मा गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उनके प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक तक कह डाला। तो ये क्रिप्स मिशन था। अब हम चलते हैं आगे। संविधान सभा से ही रिलेटेड है बेवेल योजना भी। यहाँ भी संविधान सभा को लेकर कुछ विचार होगा, हम उसकी चर्चा करते हैं। बेवेल योजना के बारे में जानने से पहले जान लें कि वर्ष था 1943, और 1943 में लॉर्ड बेवेल, बाकी चीजों को पहले मैं रब कर दूं जिससे कि स्पेस मिले और आपको क्लियर दिख सके। बेवेल योजना को जानने से पहले थोड़ा सा जान लें हम, ये बेवेल कौन है साहब। वर्ष 1943 में भारत में लॉर्ड बेवेल आए वायसराय बनकर, और भारत में चल रही संवैधानिक समस्याओं का समाधान निकालने की दिशा में इन्होंने एक योजना प्रस्तुत की। उस योजना को ही बेवेल योजना कहा जाता है।
और बेवेल योजना का संबंध है वर्ष 1945 से। बेवेल योजना में बहुत सी बातें की गई थी, जिसमें से हमारे लिए फिलहाल इस टॉपिक से जुड़ी महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि इन्होंने कहा था कि केंद्र में कार्यकारिणी केंद्र में कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, जिसमें वायसराय और सैनिक प्रमुख या सैन्य प्रमुख कह लीजिए, वायसराय और सैनिक प्रमुख को छोड़कर बाकी सारे सदस्य जो होंगे वो भारतीय होंगे। इन्होंने एक सदिच्छा ये जाहिर की थी। लेकिन समस्या तो तब हो गई जब इस इच्छा के बाद लास्ट में जाकर के संविधान सभा के मुद्दे पर तत्काल समाधान देने के क्रम में ये भी ये कह गए कि संविधान सभा का जो गठन होगा वो अभी नहीं होगा, संविधान सभा का गठन निकट भविष्य में किया जाएगा। इशारा इनका भी स्पष्ट था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। बेवेल योजना से ही जुड़ा रहा। आगे चल करके हम जान सकते हैं कि इसमें भी हमारे लिए कहीं कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आई है, इसलिए हम इससे भी संतुष्ट नहीं होंगे। बेवेल योजना भी संविधान सभा की गठन का मार्ग प्रशस्त नहीं कर पाई। हाँ, थोड़ा सा आश्वासन, थोड़ा सा उम्मीद देती नजर आती है कि जब भी संविधान सभा का गठन होगा उसमें वायसराय और सैन्य प्रमुख के अलावा बाकी सदस्य भारतीय होंगे। तो लगता है हाँ ठीक है कि अब भारतीयों की बात भारतीय करेंगे तो कुछ बेहतर हो ही जाएगा। फिलहाल बेवेल योजना से ही जुड़ा है शिमला सम्मेलन, क्योंकि इसी बेवेल योजना में इस बात का प्रस्ताव कर दिया गया था कि जितनी जल्दी हो इस विषय पर सहमति बनाने के लिए। क्यों शिमला सम्मेलन, क्यों, आइए जरा जाने शिमला सम्मेलन क्यों। शिमला सम्मेलन इसलिए क्योंकि बेवेल योजना में कहा गया था कि जितनी जल्दी संभव हो भारत में सर्वदलीय सम्मत बनाई जाए और सर्वदलीय सम्मत बनाने के लिए एक सम्मेलन किया जाए, और वो उस सम्मेलन का स्थल तय हुआ शिमला में और सम्मेलन हुआ 1945 में। ये सम्मेलन ठीक ठाक चल रहा था, बातों पर विचार हो ही रहा था, तब एक बात नई निकल करके यहाँ आई और वो बात उठाई मोहम्मद अली जिन्ना ने। इस वक्त जिन्ना जो है स्वघोषित या फिर कहीं अधिकांश मुस्लिम वर्ग के द्वारा मुस्लिमों के नेता स्वीकार लिए गए हैं। जिन्ना साहब ने एक बात कह दी कि वायसराय की कार्यकारी परिषद के वायसराय की कार्यकारी परिषद के मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम लीग करेगी। सोच सकते हैं आप, शिमला सम्मेलन जिसका उद्देश्य है सर्वदलीय सम्मति कायम करना, घोषित तौर पर नहीं लेकिन अनकहे तौर पर यही उद्देश्य है, लेकिन उस सर्वदलीय सम्मेलन में तमाम लोग जो है अपना अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उनमें है एक मोहम्मद अली जिन्ना साहब। जिन्ना साहब का कहना है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद जो बनेगी उस कार्यकारी परिषद के जो मुस्लिम सदस्य होंगे उन मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम लीग करेगी, क्योंकि इन्होंने मान लिया है, स्वीकार लिया है कि भारत में मुस्लिमों का नेता कौन है, स्वयं जिन्ना, और मुस्लिमों के हित का प्रतिनिधित्व कहां हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग में। जबकि वो इस बात को से चूक रहे हैं, वो ये भूल रहे हैं कि अभी कुछ दिनों पहले जो है भारत में एक मिशन आया था जिसका नाम था क्रिप्स मिशन, और क्रिप्स मिशन से वार्ता करने के लिए सिर्फ 2 वार्ताकार आगे लाए गए थे, जिसमें से एक मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। यानी भारत ने उनको बाकी सबके ऊपर तवज्जो दी थी। यहाँ धर्म मायने नहीं रख रहा था, यहाँ निष्ठा और काबिलियत मायने रख रही थी, और मुस्लिम कतई भारतीय जो है भारत में एक अन्य अवर्ग नहीं है, बल्कि आम भारतीयों की तरह उनके भी हित भारतीयों के साथ सुरक्षित हैं। और कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं है, वो किसी भी तरह की कोई दरार नहीं डालना चाहती, किसी भी तरह का कोई फूट नहीं स्वीकार करना चाहती। इसलिए ये प्रस्ताव कि मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम लीग करेगी, कांग्रेस को न स्वीकारना था, न कांग्रेस ने स्वीकार किया। शिमला सम्मेलन भी विफल हो गया। खैर, ये तो था शिमला सम्मेलन 1945, जिसने जो है प्रयास किया तो भारत में सम्मति बनाने का, जिससे कि आगे संविधान सभा के गठन का मार्ग खुल सके, लेकिन ये भी नाकामयाब रहा। अब आते हैं हम कैबिनेट मिशन 1946 में। कैबिनेट मिशन 1946 में हम चलेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे।
कैबिनेट मिशन में इसको थोड़ा सा बारीकी से हम देखेंगे। वर्ष है 1946। आइए जरा जाने, प्रश्नों की दृष्टि से अगर हम चर्चा करें तो ये वो मिशन है जिसके तहत ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान कर दी। कैबिनेट मिशन के ही समय में यह जान लेना भी आवश्यक है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। जिस तरह क्रिप्स मिशन के समय में हमने जाना चर्चिल थे, चर्चिल की मंशा भी हमने देख ली थी, तो अब यहां हम जान लें कि वो कैबिनेट मिशन जिसने संविधान सभा की मांग को अंतिम रूप से स्वीकृति दे दी, उस कैबिनेट मिशन को भेज रहे हैं जो प्रधानमंत्री ब्रिटेन के, उनका नाम क्या है? तो कैबिनेट मिशन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ये कैबिनेट मिशन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। बात को आगे बढ़ाते हैं। जब हम इसको कहते हैं कैबिनेट मिशन, यानी इस मिशन में जो भी सदस्य हैं, सभी सदस्य ये ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर होंगे। आइए जरा ये भी जान लें कि सदस्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले कैबिनेट मिशन में है स्टैफोर्ड क्रिप्स, फिर एबी एलेक्जेंडर, फिर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। आइए जरा देखें, ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर हैं, दैट्स वाई इस मिशन को ब्रिटिश कैबिनेट मिशन कहा जा रहा है। इस कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा की मांग को अंतिम स्वीकृति दी थी। इस मिशन के कैबिनेट मिशन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली साहब, और इस मिशन के सदस्य हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी एलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। यहीं से सवाल ये भी बन सकता है और पता भी होना चाहिए कि ये जो लोग हैं, ये ब्रिटिश कैबिनेट के अगर मेंबर हैं तो इनके पास कौन कौन से पद हैं, वहां किस जिम्मेदारी का ये निर्वहन कर रहे हैं ब्रिटिश कैबिनेट में। तो अगर स्टैफोर्ड क्रिप्स की हम बात करते हैं तो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे उस वक्त ब्रिटिश कैबिनेट में व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। एबी एलेक्जेंडर थे नौसेना मंत्री। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे तत्कालीन भारत सचिव। गौर से देखिए, ये कोई सामान्य लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जिनके पास महत्वपूर्ण पद है। स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, और बेसिकली अंग्रेज भारत में आए किस मकसद थे? व्यापार से। भारत में इतने सालों तक रहे तो क्या मकसद था? लाभ मकसद था। यही नहीं, ये भी सत्य है कि भारत में रहकर उन्हें अच्छा फील नहीं होता था। जब भी अवसर मिलता था वो कहते थे कि ये मदारियों का देश है, सपेरों का देश है। वो कहाँ ठंडी जलवायु के रहने वाले, गोरे गोरे लाल लाल होठों वाले, खुली सड़कों के लोग, जहां पर हवा चलती है तो वहां हवा में नमी जरूर हो पर धूल कम होती है, वो भारत में रह रहे हैं, पसीने की बदबू सह रहे हैं, गर्मी में रह रहे हैं, ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए साहब क्योंकि भारत से मोहब्बत नहीं है, भारत की स्थितियां उनके अनुकूल हो ना हो, पर इसके लाभ की स्थिति जरूर उनके अनुकूल है और इस वजह से रह रहे हैं। उस व्यापार और लाभ के मकसद से वो यहाँ रह रहे हैं। ऐसे में जो ब्रिटिश कैबिनेट भारत आ रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है व्यापार, उस व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष भी है जिसका नाम है स्टैफोर्ड क्रिप्स। अच्छा, एबी एलेक्जेंडर, ये भी कोई साधारण आदमी नहीं साहब, ये नौसेना मंत्री हैं ब्रिटिश कैबिनेट में। और हम जानते हैं कि भारत में व्यापारी आए, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसीसी, लेकिन जब एक व्यापारी दूसरे पर वरीयता हासिल कर पाया, एक को रिप्लेस करके दूसरे ने स्थान हासिल किया, तो ये हो सका किसी की बदौलत, तो उसमें बड़ी भूमिका थी नौसेना की।
तो यहाँ नौसेना मंत्री भी है, यानी ये भी एक महत्वपूर्ण पद है। और फिर भारत सचिव, जो भारत के सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार है, वो भी यहाँ है। यानी ये मिशन, कैबिनेट मिशन, इसको देखकर और इसमें आने वाले लोगों को देखकर ही लगता है कि ये किसी सार्थक नतीजे तक पहुंचेगा, इसके प्रस्ताव और सुझाव सार्थक होंगे और वो सफलता तक जाएंगे। और शायद गए, तो इसके पीछे कारण महत्वपूर्ण लोगों का इसमें शामिल होना ही था। फाइनली इसीलिए बहुत दिनों से चली आ रही संविधान सभा की मांग को अंतिम स्वीकृति कैबिनेट मिशन ही दे पाया। आइए, ये सब तो हमने जान लिया, अब ये भी जान लें कि कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन के लिए जब आया ही इसी उद्देश्य से था, तो विचार करके कुछ प्रस्ताव भी किए होंगे। ऐसे प्रमुख प्रस्तावों की चर्चा हम करेंगे, प्रस्ताव जो हमारे लिए जरूरी हैं, हमारे एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी हैं, उनकी बात हम कर लें वन बाय वन। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैबिनेट मिशन ने कहा कि संविधान सभा में प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति का चुनाव किया जाएगा। एक व्यक्ति का चुनाव होगा। कहां? प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति का चुनाव होगा। यह पहला प्रस्ताव था, मतलब प्रस्ताव में से एक प्रस्ताव था। फिर इसने कहा कि संविधान सभा के सदस्यों का, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे? डायरेक्ट जनता नहीं चुनेगी संविधान सभा के सदस्यों को, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा। तो साहब कौन चुनेगा? इसे चुनेंगे प्रांतीय विधानसभा, प्रांतीय विधानसभा के सदस्य। यानी संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा, उनका चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। यह दूसरा प्रस्ताव था। तीसरा प्रस्ताव था कि संविधान सभा में देसी रियासतों का भी प्रतिनिधित्व होगा। देसी रियासतों का प्रतिनिधित्व होगा। लेकिन हम जान रहे हैं कि यह प्रस्ताव भले ही किया जा रहा हो कैबिनेट मिशन के जरिए कि संविधान सभा में देसी रियासतों का प्रतिनिधित्व होगा, पर याद रहे, नोट कर लीजिए यहीं पर कि संविधान सभा में हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। और ये कई बार पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से जो है किसने भाग नहीं लिया, तो हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। तो तुमने प्रस्ताव देखे कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रस्ताव। पहला, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति का चुनाव किया जाना है संविधान सभा में। दूसरा, सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा होगा। तीसरा, देसी रियासतों का भी प्रतिनिधित्व संविधान सभा में होना है। यह अलग बात है कि हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। हाँ, एक प्रस्ताव और इंपॉर्टेंट है यहाँ जो जानना चाहिए हमें। कहा गया था कि संविधान सभा में प्रांतों को आवंटित स्थान मुस्लिम, सिख और सामान्य, मुस्लिम, सिख और सामान्य के आधार पर आवंटित किए जाएंगे। के आधार पर आवंटित किए जाएंगे, आवंटित होंगे। आइए देखिए जरा फिर से एक बार प्रमुख प्रस्ताव। प्रत्येक 10 लाख पर एक सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। देसी रियासतों का प्रतिनिधित्व होना तय था, जिसमें हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। प्रांतों को स्थानों का आवंटित किया जाएगा और वो स्थान मुस्लिम, सिख और सामान्य में आवंटित किए जाएंगे। ये संविधान सभा के प्रमुख प्रस्ताव थे। तो अगर आपसे मान लीजिए प्रश्न करता है कभी फ्यूचर में कि कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, सुनिएगा गौर से।
संविधान सभा में प्रत्येक 20 लाख पर एक व्यक्ति का चुनाव होगा। आप जानते हैं यह सत्य है। कितने पर? 10 पर। याद रहे, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर हुआ था। ये पूरी तरह से सरासर गलत स्टेटमेंट है। प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार प्रणाली नहीं, बल्कि सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। फिर संविधान सभा में सभी देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व था। नहीं साहब, नहीं था। हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। फिर प्रांतों को आवंटित स्थान धर्म के आधार पर आवंटित थे। नहीं, अगर धर्म के आधार पर आवंटित होते तो मुस्लिम सिख के साथ सामान्य की कैटेगरी को क्यों शामिल करते? सामान्य एक कैटेगरी है, यानी इसका विभाजन का आधार धर्म नहीं है। तो कुल मिलाकर के कैबिनेट मिशन में हमने जाना कि ये वो मिशन है जिसके जरिए संविधान सभा को अंतिम स्वीकृति मिली। इसके समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली हैं। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली हैं। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में अगर हम ध्यान दें तो स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। क्रिप्स साहब व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, एक बात और, जस्ट अ सेकेंड, पानी पी लूं थोड़ा सा। गला है, सूख ही जाता है, क्या करें, बस आप डिस्टर्ब ना हो। हाँ, एक क्या कह रहा था मैं, हाँ, प्रश्न कुछ यूं भी बन सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे सामने कुछ ऐसे नाम होते हैं ना जो हम इजिली याद नहीं कर पाते, इजिली जहन में स्टोर नहीं कर पाते, तो हम अपने आप को ये समझा लेते हैं कि कोई नहीं, जब एग्जाम में आएगा तो कुछ सिमिलर साउंड करता हुआ आएगा और हम टिक कर देंगे। लेकिन यही हम चूक जाते हैं। सिमिलर साउंड करता हुआ कुछ नहीं हो सकता। सिमिलर साउंड करते हुए शब्द का कोई मतलब नहीं है। ऐसा होगा तो जरूर, लेकिन आप उसकी आधार पर सही गेस कर पाएंगे, ये संभव नहीं। जैसे सुनिए, मान लीजिए पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का मेंबर नहीं है, सदस्य नहीं है, और ऑप्शन दे रहा है स्टैफोर्ड क्रिप्स, बीआर ब्रेक्स। लो करो, सिमिलर साउंड। एबी अलेक्जेंडर, नॉर्दर्न वेंडर, करो। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टीफन फ्लोरेंस, करो। यानी सिमिलर साउंड करते हुए ऑप्शन पर काम करने का इरादा बनाया है तो काम होगा नहीं। ये वैसे भी शंका में ही रहेगा कि आपसे हो पाएगा या नहीं। तो ये इस प्रक्रिया पर ना जाएं। जो चीजें इंपॉर्टेंट है, अहम है, उसे याद करने की ही कोशिश की जाए तो बेहतर है, और याद करके ही और अच्छे से समझ के ही बदन में लहू की तरह दौड़ा के कॉन्सेप्ट को एकदम मजबूती से पकड़ करके चलने पर ही आप निश्चिंत रह पाएंगे और एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं और आगे की बातें करते हैं। तो अभी हम अस्तित्व में आने की प्रक्रिया देख रहे थे। तो हमने सर्वप्रथम औपचारिक प्रतिपादन एम.एन. रॉय के जरिए जाना। आईएनसी द्वारा आधिकारिक मांग हमने देखी 1935 में की गई थी। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि संविधान सभा की मांग करने वाला पहला राजनीतिक दल स्वराज पार्टी रहा। हमने जाना कि पहली बार संविधान सभा की मांग को अप्रत्यक्ष स्वीकृति ब्रिटिश सरकार ने 1940 के अगस्त प्रस्ताव में दी। हमने क्रिप्स मिशन के बारे में भी जानकारी हासिल की। इस मिशन का संबंध 1942 से है। अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया था। इनसे वार्ता करने के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद और जवाहरलाल नेहरू साहब गए थे। इनके प्रस्तावों पर विचार करके महात्मा गांधी ने कहा था कि ये पोस्ट डेटेड चेक है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक है। बेवेल योजना, मैंने कहा 1943 में बेवेल साहब भारत के वायसराय थे, बने थे, और 1945 में उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए एक योजना प्रस्तुत की गई थी जो बेवेल योजना के नाम से जानी गई। 1945 से इसका ताल्लुक रहा है। बेवेल योजना ने तमाम बातें की थी, लेकिन उन्हीं बातों में जो है कुछ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही समाधान निकालने का प्रयास दिखा, इसलिए इसे भी स्वीकार नहीं किया गया। हालांकि इन्होंने कहा था कि वायसराय की कार्यकारी परिषद के केंद्र की कार्यकारी परिषद में वायसराय और सैन्य प्रमुख को छोड़ करके बाकी सदस्य भारतीय होंगे, जिससे थोड़ा सा उम्मीद बनी थी। बेवेल योजना में यह भी कहा गया था कि एक सम्मेलन जितनी जल्दी हो सके होना चाहिए, यही उसकी भूमिका बनी थी, और इसीलिए शिमला सम्मेलन हुआ वर्ष 1945 में। शिमला सम्मेलन में जिन्ना साहब ने कहा कि वायसराय की कार्यकारी परिषद के सारे मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग करेगी। कांग्रेस ने इस बात पर असहमति जताई। सम्मेलन विफल रहा, और फिर कैबिनेट मिशन, जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे थे। चले आगे चलते हैं। हमने ये जान लिया कि संविधान सभा की पृष्ठभूमि क्या थी, अस्तित्व में आने की प्रक्रिया क्या थी। हमने देखा था कि उसे हम 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे: पृष्ठभूमि, अस्तित्व में आने की प्रक्रिया और संविधान सभा गठन के बाद। तो अब हम जानने जा रहे हैं संविधान सभा गठन के बाद क्या क्या स्थितियां रही। जैसे संविधान सभा गठन के बाद प्रश्न बनते रहे हैं कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। तो कुल सदस्य होने थे
389, 389, कितने? 389। इन 389 सदस्यों में याद रहे 296 सदस्य 296 ब्रिटिश प्रांतों से और 93 सदस्य देसी रियासतों से होने थे। देसी रियासतों से। ये जो 296 है ये ब्रिटिश प्रांत से, ये 93 है ये देसी रियासत से। अच्छा, ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत इसको हम बाद में समझेंगे स्पष्ट तौर पर कि किस, देखो भारत में अंग्रेजों ने अपनी सुविधा की दृष्टि से भारत को दो स्पष्ट भागों में विभक्त कर रखा था। एक जिसे वो ब्रिटिश प्रांत कहते थे, दूसरा देसी रियासत कहते थे। ब्रिटिश प्रांत वो क्षेत्र था जहां उनका वैधानिक नियंत्रण, डायरेक्ट नियंत्रण था, जहां प्रत्यक्ष वैधानिक नियंत्रण था, वो ब्रिटिश प्रांत थे। जहां उन्होंने एक अलग तरीके की संधि समझौता कर रखा था, जहां शासक नाम मात्र का शासक था लेकिन था, और जहां चलती इन्हीं की मर्जी थी, वो थी देसी रियासतें, अलग तरीके के संधि और समझौतों से बंधी हुई। तो ऐसे ही हमने देखा कि सदस्य संख्या की अगर बात करें तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे। पेन पेपर हाथ में रखिए, नोट डाउन करते रहिए। मैं जहां देख रहा हूं कि आपका नोट डाउन करना कितना आवश्यक है, इसलिए बार बार मैं ये कह रहा हूं। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे। उन 389 सदस्यों में 296 होने थे ब्रिटिश प्रांतों से, 93 होने थे देसी रियासतों से। 296 जो ब्रिटिश प्रांतों से होने थे, इनमें चार सदस्य चीफ कमिश्नर के प्रांत से थे। चीफ कमिश्नर के प्रांत से। ये 4 चीफ कमिश्नर के प्रांत कौन है, पूछा जा सकता है, इसलिए जान ले। पेन पेपर हाथ में रखें। जैसे दिल्ली, अजमेर या मारवाड़ भी कह सकते हैं उस वक्त की स्थितियों के हिसाब से, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। ब्रिटिश बलूचिस्तान याद रहे। संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी, जिसमें 296 ब्रिटिश प्रांतों से होने थे, 4 चीफ कमिश्नर के प्रांतों से होने थे। इन्हीं 296 में से 4 चीफ कमिश्नर के प्रांतों से, अलग नहीं है, यानी 292 अन्य प्रांतों से, याद रहे, नहीं तो 296 प्लस 4 कर दो, 292 अन्य प्रांतों से प्लस 4 चीफ कमिश्नर के प्रांतों से, टोटल 296। और ये 4 चीफ कमिश्नर के प्रांत दिल्ली, अजमेर या मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान थे। 93 सदस्य देसी रियासतों से होने थे। ये तो सदस्यों की संख्या थी और उनका वितरण था। अब अगला, संविधान सभा गठन के बाद प्रश्नों की प्रकृति ये भी कहती है कि जब हम सदस्य संख्या जान ही रहे तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता रहा है और बनेगा कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो जवाब है साहब, महिला सदस्यों की संख्या थी 15। कितनी? 15। अच्छा, जरा इस 15 को जान भी लेते हैं कि 15 महिला सदस्य कौन कौन सी हैं। देखिए जरा, आपके सामने स्क्रीन पर 15 महिला सदस्यों के नाम लिखे हैं। उन 15 महिला सदस्य कुल सदस्य, लेकिन कैसी सदस्य? महिला सदस्य। कुल महिला सदस्य संख्या 15। 15 में 10 मैंने इस कॉर्नर में आपको दिखा रखा है, शो कर रहा होगा आपको, और 5 आपको इधर दिख रहे हैं। ये 10 शेष महिला सदस्य हैं जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करती हैं। ये 5 वो महिला सदस्य हैं जो उत्तर प्रदेश से थी। 5 महिला सदस्य जो उत्तर प्रदेश से हैं। आइए देखिए, 10 महिला सदस्य जो भारत के अन्य क्षेत्रों से हैं, 1 बाय 1 उनका नाम जाने। राजकुमारी अमृत कौर जो कि मध्य प्रांत से थी, दुर्गाबाई देशमुख, दक्षयानी वेलुधन, अम्मू स्वामीनाथन। मैंने आपकी सुविधा के लिए इन तीनों को एक साथ किया है क्योंकि ये 3 के तीनों जो हैं मद्रास से थी।
फिर हंसा मेहता, ये बॉम्बे को रिप्रेजेंट करती हैं। रेणुका राय, लीला रॉय, इन दोनों को एक साथ करने के पीछे मकसद है कि रेणुका रॉय और लीला रॉय दोनों पश्चिम बंगाल से हैं। एनी मस्करनी, ये त्रावणकोर से थी। मालती चौधरी उड़ीसा को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सरोजनी नायडू बिहार से थी। फिर से याद दिलाऊं, राजकुमारी अमृत कौर मध्य प्रांत से, दुर्गाबाई देशमुख दक्षिणी वेलुदन अम्मू स्वामीनाथन तीन की तीनों मद्रास से, हंसा मेहता बंबई से, रेणुका रॉय और लीला रॉय पश्चिम बंगाल से, एनी मस्करेनी त्रावणकोर से, मालती चौधरी उड़ीसा से, सरोजनी नायडू बिहार से। मुझे उम्मीद है आप नोट डाउन कर रहे होंगे और कर लें। फिर टोटल संख्या 15 थी, जिनमें से 10 का जिक्र मैंने कर दिया, कौन सी वो 10 और कहां कहां से थी। फिर 5 उत्तर प्रदेश से हैं। गौर करना, बाकी सब भूल भी जाए या ना भी याद रहे तो एक बार काबिले माफी है, लेकिन आप यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम के लिए मुझसे जुड़े हुए हैं, तो कम से कम उत्तर प्रदेश की पांचों महिला सदस्यों के नाम आपकी जबान पर होने चाहिए। कोई रात में 2 बजे भी उठाकर खड़ा करे तो जवाब एक स्वर में निकलना चाहिए और सही निकलना चाहिए। पहली महिला सदस्य उत्तर प्रदेश से सुचेता कृपलानी, दूसरी सदस्य हैं पूर्णिमा बनर्जी, तीसरी सदस्य हैं कमला चौधरी, चौथी सदस्य हैं बेगम एजाज रसूल और पांचवी महिला सदस्य हैं विजय लक्ष्मी पंडित। मेरे ख्याल से आप पकड़ चुके होंगे। 5 महिला सदस्य उत्तर प्रदेश से, 10 महिला सदस्य भारत के अन्य प्रांतों से, और ये नाम आपके सामने हैं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप। सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, बेगम एजाज रसूल और विजय लक्ष्मी पंडित। हाँ, एक बात याद रहे, जब महिला सदस्यों की बात हो रही थी तो मैंने आपसे अभी अभी कहा कि 5 महिला सदस्य कहां से हैं? यूपी से। सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, बेगम एजाज रसूल और विजय लक्ष्मी पंडित। अब इस स्थिति में यहां आपको पांचों नाम याद हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी पूछेगा निम्नलिखित में से कौन महिला सदस्य उत्तर प्रदेश से नहीं है। ऐसा हो सकता है, इसके पूरे आसार हैं, और मुझे याद आता है, ठीक ठीक नहीं, पर मुझे याद आता है कि शायद ऐसा हुआ भी है, पूछा भी गया है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की महिला सदस्य संविधान सभा, मतलब कौन संविधान सभा में उत्तर प्रदेश की महिला सदस्य के तौर पर नहीं थी? प्रश्न है। 4 ऑप्शन आएंगे: विजय लक्ष्मी पंडित, बेगम एजाज रसूल, पूर्णिमा बनर्जी और सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू नहीं है, लेकिन इस नाम से आप इतने फैमिलियर हैं कि आपको लग जाएगा पहले से, नहीं ये तो है और कोई नहीं होगा। अगर आपने अच्छे से याद नहीं किया तो आप वहां सरोजनी नायडू टिक करके आएंगे और यकीन मानिए आप गलत हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका आपके हाथों से स्किप कर जाएगा। इसलिए याद रहे, फिर से देखिए, सरोजनी नायडू हैं जरूर महिला सदस्यों में, लेकिन ये बिहार से। कहां से है? बिहार से। चलिए आगे बढ़ते, बाकी चीजों को मैं रब कर दूं। उम्मीद है, आपसे बार बार गुजारिश भी कर रहा हूं कि पेन पेपर हाथ में रखें तो चीजों को लिखते हुए और आगे के लिए स्टोर करते हुए ही चल रहे होंगे। तो हमने देखा कि संविधान सभा में सदस्य संख्या कुल 389, 296 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देसी रियासतों से, 4 चीफ कमिश्नर के प्रांतों से, और 4 चीफ कमिश्नर के प्रांत कौन से हैं? दिल्ली, अजमेर या मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। फिलहाल महिला सदस्यों की चर्चा अभी अभी हमने की, 15 थी, 5 उत्तर प्रदेश से थी। अनुसूचित जातियों की संख्या है 26, याद रहे, कई बार पूछा जा चुका है। अनुसूचित जनजातियों की संख्या है 33, पता होना चाहिए। बस अब इस पर जोर मत डालिए 26 सदस्यों के नाम रटना, ये मुझे लगता है कि ना तो मुमकिन है, अगर मुमकिन है, मुमकिन तो कुछ भी है अगर आप प्रयास करते हैं, पर आवश्यक नहीं, इसलिए आवश्यक नहीं, बस संख्या का याद रखिए कि कितनी थी। अनुसूचित जातियों की संख्या 26 और अनुसूचित जनजातियों की संख्या 33 थी। फिर गठन के बाद का एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि संविधान सभा बन तो गई, उस संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो याद रहे, हमारी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं बी.एन. राव साहब। कई बार ये प्रश्न बना है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव। एक प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम संविधान को लिखित स्वरूप किसके द्वारा मिला, यानी पहली बार हैंड रिटन फॉर्म या रिटन फॉर्म में किसने जो है इसको उपलब्ध कराया? तो जवाब है इसका, याद रखें, नाम थोड़ा सा अटपटा और लंबा है, नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा।
प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान सभा को लिखित स्वरूप दिया। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे अपने जहन में स्टोर करें। फिर आगे चलते हैं, बात करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर साहब, सिर्फ इसलिए अंबेडकर, बाकी सबकी चर्चा क्यों नहीं? क्योंकि एक तो संविधान निर्माण में इनकी भूमिका भी औरों से थोड़ा ज्यादा है, या पर्याप्त ज्यादा कह सकते हैं, संविधान निर्माता के तौर पर हम इनको जानते हैं। और दूसरा, इनका चुनाव 2 बार करना पड़ा, इसलिए प्रश्न बनता है पहले कहां से फिर बाद में कहां से। बाद में अगर चुने गए तो किसी ना किसी ने सीट खाली करके इनको जगह दी होगी, या किसी की जगह पर ये गए होंगे। वो कौन था जिसने सीट को रिक्त किया या जिसकी जगह पे ये गए, और वो किस पार्टी से था, ये भी पता होना चाहिए। कौन था, किस पार्टी से था? आइए हम इस पर आएंगे। दरअसल डॉक्टर अंबेडकर साहब का चुनाव पहले बंगाल से हुआ था, लेकिन पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद जिस क्षेत्र से इनका चुनाव हुआ था वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, इसलिए इनके दोबारा चुनाव की आवश्यकता पड़ी, और बाद में इन्हें दोबारा चुना गया पुणे। पुणे, ये पुणे महाराष्ट्र में है। पुणे महाराष्ट्र से चुना गया, और इनके लिए जिसने अपनी सीट खाली की थी, जिसने अपनी सीट रिक्त की, वो थे एम आर जयकर। एम आर जयकर साहब ने अपनी सीट रिक्त करके इनको जगह दी, और ये जो है पुणे महाराष्ट्र से जो है फिर चुने गए। एम आर जयकर साहब के बारे में ये भी जान ही लीजिए कि किस पार्टी से थे। जाहिर तौर पर ये कांग्रेस से थे, कांग्रेस के हैं एम आर जयकर साहब। तो कुल मिलाकर हमने जाना सदस्य संख्या महिलाओं की 15, सॉरी टोटल सदस्य संख्या 389, 296 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देसी रियासतों से, 296 में 4 चीफ कमिश्नर के प्रांतों से। चीफ कमिश्नर के प्रांत कौन से? दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान। महिला सदस्यों की संख्या 15, 10 अन्य क्षेत्रों से और 5 यूपी से। 5 यूपी से कौन? सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, बेगम एजाज रसूल और विजय लक्ष्मी पंडित। अनुसूचित जातियों की संख्या 26, अनुसूचित जनजातियों की संख्या 33। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव को बनाया गया। संविधान को लिखित रूप स्वरूप सर्वप्रथम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने दिया। डॉक्टर अंबेडकर का चुनाव पहले बंगाल से हुआ, बाद में इन्हें जो है पुणे महाराष्ट्र से चुना गया। इनके लिए सीट रिक्त की MR जयकर ने। MR जयकर कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते थे। अब हम चलेंगे प्रमुख समितियां और उसके अध्यक्ष। ये संविधान सभा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिससे हमारा परिचय होना चाहिए। आइए चले। जब हम कहते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियां और अध्यक्ष, तो आइए कुछ की चर्चा कर लें। एक तरफ लिख लीजिए अपने नोट्स में प्रमुख समिति, और दूसरी तरफ लिख लीजिए अध्यक्ष। ऐसी प्रमुख समिति की अगर हम बात करते हैं तो पहली समिति है संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष हैं पंडित जवाहर लाल नेहरू। फिर अगली समिति है संघ शक्ति समिति, और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष भी हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर अगली समिति है संचालन समिति। इसी के साथ कुछ समितियों की चर्चा और कर लें। नियम समिति, नियम समिति।
रियासत समिति, रियासत समिति। तो संचालन समिति, नियम समिति और रियासत समिति, इन तीनों समितियों के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर अगली समिति है, एक संचालन आपने देखी, एक समिति और है जिसको हम कहते हैं कार्य संचालन समिति। याद रहे दोनों में फर्क है, इसलिए मैं स्पेशली इसको मेंशन कर दे रहा हूं, कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष हैं के एम मुंशी, इन्हें कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी भी कहते हैं। फिर एक समिति है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए ये मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति है, बड़ा क्षेत्र है इस समिति का, इसलिए इसकी दो उप समितियां भी होंगी, दो उप समिति। एक है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार उप समिति। इसके अध्यक्ष हैं आचार्य जे बी कृपलानी। दूसरी है अल्पसंख्यक उपसमिति, और अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष है हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो ये कुछ प्रमुख समितियां हैं जो आपके सामने हैं। संघ संविधान समिति, अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति, अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन, नियम और रियासत समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति, के एम मुंशी। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसकी दो उप समितियां, मौलिक अधिकार उप समिति, अध्यक्ष आचार्य जे बी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति, हरिश्चंद्र मुखर्जी। लेकिन यहीं से बात नहीं बनेगी, अभी कुछ चर्चाएं समितियों को लेकर और होनी चाहिए। मुझे पता है आपने लिख लिया होगा, मैं इसको रब करके जो है बात आगे बढ़ाता हूं। एक समिति है झंडा समिति, बड़ी विवाद में रही है झंडा समिति। इसको लेकर के कंफ्यूजन है, कुछ लोग झंडा समिति का अध्यक्ष आचार्य जे बी कृपलानी को कहते हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि ये सरासर गलत है। झंडा समिति जैसा कोई समिति भी नजर नहीं आती। हाँ, अगर तदर्थ झंडा कमेटी जैसी कोई बात करते हैं आप तदर्थ, तो एक झंडा समिति नजर आती है, और ये इस झंडा समिति के अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरह से मौलिक अधिकार कह रहा हूं, इस तरह से संविधान सभा की समितियां और उनके प्रमुख समितियों के अध्यक्ष भी हमने जान लिए। लेकिन एक समिति ऐसी है जिसके सिर्फ अध्यक्ष को जानने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसका संविधान निर्माण में ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है, और वो समिति कहलाती है प्रारूप समिति। क्या कहलाती है? प्रारूप समिति। तो इसके अध्यक्ष भी जानने पड़ेंगे और इसके सदस्यों की जानकारी भी हासिल करनी पड़ेगी। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर बी आर अंबेडकर, हम सब इनके नाम से परिचित ही हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसमें अध्यक्ष को लेकर 7 सदस्य हैं, तो छोड़कर जाहिर तौर पर 6 होंगे, 6 छोड़कर 7 लेकर किसको? अध्यक्ष को।
तो 6 अन्य सदस्यों का भी परिचय प्राप्त करना होगा। देख लीजिए, पहले सबसे पहले हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला। फिर हैं एन, पेन पेपर हाथ में रखिए, एन और नोट डाउन करते रहिए, एन गोपाला स्वामी अयंगर। फिर हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। फिर हैं के एम मुंशी, इनका पूरा नाम है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। फिर हैं टी 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 कृष्णामचारी। फिर हैं एन माधवराव। तो एक दो, एक दो, तीन, चार, पांच और ये 6 सदस्य हो गए प्रारूप समिति के अध्यक्ष को छोड़कर 6 सदस्य। लेकिन मामला यहीं से नहीं बनता। यहां पूछा जा सकता है कभी कभी कि चूंकि ये दोनों सदस्य जो हैं ये किसी के स्थान पर आए हैं, ये प्रारंभ में नहीं थे, बाद में शामिल किए गए। तो प्रश्न बनता है टीटी कृष्णामचारी किसके स्थान पर आए? तो जहां भी आप लिख रहे होंगे वहीं ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ये आए डीपी खेतान की जगह पर। किसकी जगह पर? डीपी खेतान की जगह पर, डीपी खेतान। और एन माधवराव साहब आए, इनके आगे लिख लेंगे ब्रैकेट में बी एल मित्र के स्थान पर, बी एल मित्र के स्थान पर। जहां टीटी कृष्णामचारी डीपी खेतान की जगह पर आए, वहीं एन माधवराव आए बी एल मित्र के स्थान पर। तो ये तो प्रारूप समिति हो गई, यानी संविधान सभा की समितियां और उसके अध्यक्षों के बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली। हमने देखा सदस्य संख्या, महिला सदस्य, एससी सदस्य, एसटी सदस्य, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, लिखित स्वरूप, अंबेडकर का चुनाव, प्रमुख समितियां और उसके अध्यक्ष। हमने महिला सदस्यों की डिटेलिंग भी कर ली। अब आते हैं हम कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो जवाब आता है कि संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, और इसी दिन अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ, 9 दिसंबर 1946 को ही। अस्थायी अध्यक्ष का नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यह अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। इनके चुनाव का आधार था वरिष्ठता। ये सीनियर मोस्ट थे उस वक्त उपलब्ध लोगों में, इसलिए इन्हें चुना गया और इसी वरिष्ठता को इसका आधार बनाया गया। प्रश्न बनता है कि वरिष्ठता के आधार पर अध्यक्ष चुनने की परंपरा कहां से प्रेरित है? तो जवाब है फ्रांस से प्रेरित है, फ्रांस से प्रेरित। फिर प्रश्न बनता है स्थायी अध्यक्ष कौन हुआ और कब हुआ? तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, याद रखें पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। इसके ठीक 2 दिन बाद, कितने दिन बाद? 2 दिन बाद क्या हुआ? संविधान सब, अच्छा, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, इसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। समझिएगा, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, इसी दिन अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ। चुना गया सच्चिदानंद सिन्हा को। इनके चुनाव का आधार वरिष्ठता रहा, जो फ्रांस से प्रेरित था। पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव, 2 दिन बाद जो है अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव भी हो गया, यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बन गए। और उसके बाद प्रश्न है उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत हुआ? मान लीजिए, तो इसके ठीक 2 दिन बाद कर लो, ठीक 2 दिन बाद अगेन, तो 9 2 11, 11 2 13, यानी 13 दिसंबर 1946 को
संविधान सभा में एक प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव। अच्छा, ये उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकृत हुआ? अच्छा, किसने किया? ये भी एक सवाल है। उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था पंडित जवाहर लाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को स्वीकार लिया गया और वर्तमान में ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना के रूप में विद्यमान है, जिसे हम प्रियम्बल, प्रेफेस, ऑब्जेक्टिव या उद्देशिका कहते हैं। तो ये रहा हमारा आगे का विषय। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। चुनाव का आधार वरिष्ठता। प्रेरणा कहां से? तो फ्रांस से। फिर उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया संविधान सभा में, जो कि 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ और वर्तमान में उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में प्रस्तावना के रूप में विद्यमान है। आइए आगे चलते हैं। अब हम धीरे धीरे संविधान सभा टॉपिक को कंक्लूड करने की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न आता है, ये चुटकुले हैं जो दिखते हैं और पहले तो बहुत दिखते थे, छोटे एग्जाम्स में ज्यादा, बड़े एग्जाम में इनकी भूमिका कम हो गई क्योंकि अब उन्होंने मान लिया कि इतना तो कम से कम आप जानते ही हैं। तो संविधान सब, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो हमें यहाँ से शुरू करना चाहिए, फ्रॉम बेसिक टू टॉप। संविधान निर्माण में लगा कुल समय, तो संविधान निर्माण में कुल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ। प्रश्न अगर पूछता है आपसे संविधान कब अंगीकार किया गया पहली बार, तो जवाब आएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को क्या किया गया? अंगीकृत किया गया, अंगीकार किया गया। संविधान सभा पुनः कब सम्मिलित हुई? पुनः सम्मिलित हुई थी संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को, इस पर विचार करने के लिए और तमाम आगे की कार्रवाइयों के संचालन के लिए। हम इसकी चर्चा इतिहास में करेंगे क्योंकि अंतरिम मंत्रिमंडल को वहां हम डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा, संविधान कब लागू हुआ? यानी पहली बार अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, और जानिए कब लागू? तो कुछ हिस्सा जब पहली बार अंगीकार हुआ था उसी 26 नवंबर 1949 से लागू हो गया। तो यानी संविधान का कुछ हिस्सा 26 नवंबर 1949 से लागू और पूर्ण रूपेण संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से। संविधान बन तो गया था लेकिन उसको लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 तक का इंतजार करना पड़ा। तो इसलिए करना पड़ा साहब क्योंकि एक वर्ष आता है इतिहास में 1929 और उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है। वो अधिवेशन होता है लाहौर में। जैसे हर वर्ष वार्षिक अधिवेशन होता है वैसे 1929 में भी हुआ। इस वर्ष अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित JL नेहरू, और इस अधिवेशन में संकल्प लिया गया था कि 26 जनवरी को आने वाले हर साल में जब तक आज़ादी मिल नहीं जाती 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इस संकल्प को आखिर तक जो है अमल में लाया भी गया। मजे की बात यह है कि जब 26 जनवरी भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तब भी अपने इस फैसले की मर्यादा बनाए रखने के लिए हमने संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया, जिससे कि 26 जनवरी को यादगार बनाए रखें। लास्ट में मूल संविधान में कितने भाग हैं तो हम सभी जानते हैं 22। कितने अनुच्छेद हैं तो 395 और कितनी अनुसूचियां हैं तो साहब 8, जो कि मूल संविधान में। लेकिन वर्तमान में ये अनुसूचियां हो चुकी हैं वर्तमान में 12। डिटेल चर्चा इसकी हम बाद में करेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, आपको शुभकामनाएं। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर हम किसी नए टॉपिक के साथ सेम समय पर हाजिर होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर कर रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। मैं आपकी सपनों के सफर में आपका सहयोगी बन पा रहा हूँगा और आगे भी बनने की कोशिश करूँगा। मेरी कोशिश है कि मैं आपको बेहतर से बेहतर करा सकूं, अच्छे से अच्छा जो है परिणाम दिला सकूं, और इस कोशिश में मैं लगातार लगा रहूंगा। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये लिंक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ जोड़िए। आज के लिए बस इतना ही। कल किसी नए टॉपिक के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। थैंक यू, गुड नाइट।